अध्याय 831 अद्वितीय चपलता। बाय ज़ैमिन के कहे शब्द गैल्स साम्राज्य की दिखने में मजबूत लेकिन वास्तव में नाजुक दूसरी राजकुमारी के छोटे से दिल को बहुत राहत देने वाले थे। सेराफिना ने अवचेतन रूप से राहत की सांस ली और जब उसने बाय ज़ैमिन द्वारा पहने हुए बाथरोब की आस्तीन पर अपनी पकड़ ढीली की तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि पहले महसूस हो रही चिंता के कारण उसके हाथ कितने पसीने से तर थे। बाय ज़ैमिन ने उसकी ओर देखा और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, मानो वह थोड़ा चिढ़ाने वाली मुस्कान दे रहा हो, जिस पर उसने कृतज्ञता से भरी अभिव्यक्ति के बावजूद तिरस्कार भरी एक कमजोर सी आवाज के साथ जवाब दिया। आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, अगर आप अपने सामने मौजूद अच्छी चीजों को स्वीकार करना नहीं जानते तो जल्द ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। सभी ने थेल्स साम्राज्य के राजा की ओर देखा, जो बाय ज़ैमिन की ओर देखते हुए अपना सिर हिला रहा था। राजा कर्टिस ने आगे कहा, क्या आपको सच में लगता है कि गैल्स ज्यादा देर तक टिक पाएगा? अब तक तो सब ठीक चल रहा है क्योंकि सभी राज्यों ने अलग अलग हमले किए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होगा जब बाकी 40 से अधिक राज्य एक साथ मिलकर एक साझा दुश्मन का सफाया कर देंगे? महामहिम कर्टिस कोशिश कर सकते हैं, ज़ैमिन ये साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे कि गैल्स आपकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। बाय ज़ैमिन ने बिना किसी भय के हल्की सी मुस्कान दी। क्या मजाक! जिस क्षण बाय ज़ैमिन ने इस युद्ध क्षेत्र में कदम रखा, उसे पता था कि उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी उसने दलदल में पैर जमाने का फैसला किया। बाय ज़ैमिन हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले हर चीज का यथासंभव विश्लेषण करता था, और तमाम कठिनाइयों के बावजूद ये बड़ा कदम उठाने का उसका निर्णय इसलिए था क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी ताकत और बुद्धि उसे विजयी बनाने के लिए काफी है। हालांकि सेराफिना बाय ज़ैमिन जितनी आशावादी नहीं थी और उसके चेहरे पर दिख रही चिंता की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से चारों राजाओं और रानी एलोइस की नजर से नहीं बची। नीले बालों वाला और तलवार चलाने वाला अधेड़ उम्र का आदमी बाय ज़ैमिन को देखते हुए गहरी आवाज में बोला, ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारी ताकत पर शक है, तुम्हारे बाएं हाथ में मौजूद कटार तुम्हारी निपुणता का सबूत है, क्योंकि कोई मामूली योद्धा शैडो किलर की जान नहीं ले सकता। लेकिन तुम्हारे साथियों की ताकत में कमी है। अकेरियन साम्राज्य के राजा, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सहयोगी चाहे जितने भी कमजोर हों, असालियम साम्राज्य की सेनाओं को पराजित करने के बाद इसका सामना आपको और आपके राज्य को ही करना पड़ेगा। बाय ज़ैमिन ने उदासीनता से उत्तर दिया। चारों राजाओं में से अंतिम राजा, जो पांचों में से एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला था, बाय ज़ैमिन के शब्दों को सुनकर थोड़ा पीला पड़ गया। चौथे राजा का नाम क्लॉस वॉन असालियम रखा गया, जो असालियम साम्राज्य के राजा थे, पूर्व में तैनात और बाय ज़ैमिन के नेतृत्व में गैल्स साम्राज्य की सेनाओं का अगला लक्ष्य वही थे। दरअसल बाय ज़ैमिन की बात समझने के बाद अकेरियन साम्राज्य के राजा का चेहरा भी कुछ खास अच्छा नहीं था। आखिरकार उनका अकेरियन साम्राज्य हाल ही में पराजित हुए मेस्टन साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित असेलियम साम्राज्य की सीमा से लगे 4 साम्राज्यों में से एक था। रानी एलोइस ने मन ही मन आह भरी जब उन्होंने असेलियम साम्राज्य और अकेरियन साम्राज्य के राजाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास की कमी देखी। उन्होंने थेल्स साम्राज्य के राजा के उपहासपूर्ण भाव को अनदेखा कर दिया, जो स्पष्ट रूप से ये देखकर आनंद ले रहा था कि उसके प्रालान साम्राज्य से संबद्ध 2 राज्यों के 2 राजाओं में युद्ध की कितनी कम इच्छा थी। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें दोष दे सकती हूँ। ये छोटा शैतान सचमुच एक रहस्य है। एलोइस ने 5 सेकंड से भी कम समय में दूसरी बार दबे स्वर में आह भरी। उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर संभव हो तो वह बाय ज़ैमिन से टकराव नहीं करना चाहती थी। राजा कर्टिस, जो क्रोध से लगभग अंधा हो गया था, के विपरीत रानी एलोइस कह सकती थी कि उनके सामने खड़ा युवक वास्तव में भयानक था, भले ही उसने 150 से ऊपर के 5 क्रम के आत्मा विकासकों से लड़ने के लिए उचित पोशाक न पहनी हो। बाय ज़ैमिन, तुम असल में क्या करना चाहते हो? उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी बैंगनी आंखों में जानलेवा इरादे की एक झलक दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, ऐसा करके तुम हमारी मानवता को कमजोर और विभाजित कर रहे हो। क्या तुम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हो? दानव जाति या कोई भी अन्य जाति इसका लाभ उठाकर हमारी जाति को घातक आघात पहुंचा सकती है। बाय ज़ैमिन के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले और उनकी आवाज बेहद गंभीर थी। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने मन की बात कही, मेरा अंतिम लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाना है जहां किसी को भी सड़कों पर निकलने और अचानक किसी दानव या विकृत जानवर के हमले का डर न हो। इसे हासिल करने के लिए युद्ध अपरिहार्य है और मुझे लगता है कि हम पांचों को ये स्पष्ट है कि कुछ नया बनाने के लिए पुरानी इमारतों को पहले गिराना होगा। बकवास! राजा कर्टिस ने निर्दयता से उपहास करते हुए कहा, हमारी मानव जाति एकजुट है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, बदमाश!
तुम्हारे आने से पहले पिछले 3000 वर्षों में दो मानव राज्यों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। सुरक्षित स्थान। तुम तो अपने कार्यों से उस शांति और सुरक्षा को नष्ट कर रहे हो। शांति, सुरक्षा बोलते समय तो तुम बड़ी बकवास करते हो, है ना? क्योंकि अब तक तुम्हारे मुंह से बस बेतुकी बातें ही निकली हैं। बूढ़े कुत्ते, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो और अगर तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुम्हें सचमुच चूर चूर कर दूंगा। बाई जैमिन ने अपनी विशाल तलवार से थेल्स साम्राज्य के राजा की ओर इशारा किया और तलवार के चारों ओर बिजली की कड़क जोर से कड़क उठी, जिसकी गूंज शांत जंगल में गूंज रही थी। पुराना कुत्ता। राजा कर्टिस तो हैरान थे ही, साथ ही उनके बगल में खड़े बाकी चार लोग भी अवाक रह गए और बड़ी बड़ी आंखों से बाई जैमिन को घूरने लगे। इस लड़के में वाकई हिम्मत है। दो हथौड़े लिए राजा ने अपना सिर हिलाया और पीछे हट गया, मानो किसी चीज से दूर जा रहा हो। बाकी दोनों भी उत्सुक भावों के साथ उसके पीछे पीछे चले गए। रानी एलोइस के चेहरे पर पहले से ही बदसूरत भाव थे, लेकिन जब उन्होंने कर्टिस के चेहरे पर भी वैसे ही बदसूरत भाव देखे, तो उन्हें पता चल गया कि चाहे वह कुछ भी कहें, मामला अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से लौटना असंभव है। उसने बाई जैमिन की ओर देखा और सिर हिलाते हुए आह भरी। देखते ही देखते वो पलक झपकते ही 500 मीटर से अधिक पीछे हट गई। ठीक उसी क्षण अचानक आसपास की सारी घास और पेड़ सूखने लगे। पहले उनका रंग फीका पड़ गया, फिर उनमें आग लग गई और पल भर में ही वे राख में बदल गए जिसे तेज हवाएं उड़ा ले गईं। सेराफिना का छोटा सा चेहरा इतना पीला पड़ गया कि ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का सारा खून निकल गया हो। राजा कर्टिस की आभा, राक्षसों के खिलाफ भयंकर युद्ध से प्राप्त उसके नवप्राप्त स्तर 71 से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बाई जैमिन एक बार फिर आगे बढ़ा और उसे अपने पीछे छिपा लिया और तभी वह फिर से सांस ले पाए। कौंधते हुए उसने डर के मारे आगे देखा। ओर्क, तुम। वह दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली जादूगर है। सावधान रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि यह कोई ऐसा युद्ध क्षेत्र नहीं था जिसमें वह भाग ले सके, और साथ ही उसे बाई जैमिन को शक्ति देने की हिम्मत भी नहीं थी, इस डर से कि बाकी तीन राजा और रानी एलोइस भी बीच में दखल दे देंगे। हालांकि जब सेराफिना ने बाई जैमिन की तिरस्कार भरी हंसी सुनी तो वह थमसी गई। थोड़ा झुककर उसने देखा कि उसके चेहरे के बाईं ओर हल्की सी मुस्कान मुश्किल से दिखाई दे रही थी और सेराफिना का चेहरा और भी पीला पड़ गया। तुम उसे नहीं मार सकते। अगर तुमने उसे मार दिया तो हमारी मानव जाति एक महान शक्ति खो देगी और दूसरी जातियां इसका फायदा उठाएंगी। उसने बिना सोचे समझे ये शब्द कह दिए। मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता, सेराफिना डी गैल्स। राजा कर्टिस ने जलते हुए क्रोध से धधकती आंखों से बाई जैमिन की ओर देखते हुए कहा। सेराफिना थेल्स साम्राज्य के राजा को देखती रह गई। वह अवाक थी कि उसे कुछ और कहना चाहिए या नहीं। उसने बाई जैमिन से ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि वह मानवता को एक और संरक्षक होने से बचाना चाहती थी, लेकिन जाहिर तौर पर उसे गलत समझा गया। आकाश में लगभग 2000 चमकीले पीले जादुई वृत्त 200 मीटर की ऊंचाई पर प्रकट हुए। जादुई शक्ति उग्र रूप से नृत्य कर रही थी और आसपास का तापमान इतना बढ़ गया कि उसके 1000 मीटर के दायरे में फैली धरती से सारी नमी सूखने लगी और वह ऐसे टूटने लगी मानो कई दशकों से सूखे की मार झेल रही हो। 1 सेकंड से भी कम समय में जादुई वृत्तों की संख्या 5000 से अधिक हो गई। हालांकि बाई जैमिन के चेहरे के भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया और वहां मौजूद किसी के कुछ कहने या करने से पहले ही उनका शरीर सुनहरे रंग की आभा से घिर गया। नरक की बात है। थेल्स राज्य के राजा के शब्द अचानक रुक गए जब उन्हें अपने गले पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। नीचे देखते ही राजा कर्टिस की पुतलियां सुई की तरह सिकुड़ गईं और उनका चेहरा इतना सफेद पड़ गया मानो वे दिन दहाड़े किसी भूत को घूर रहे हों। अरे बूढ़े कुत्ते, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी। क्या तुम सच में ऐसे कुत्ते हो जो इंसानी भाषा नहीं समझते? वैसे मेरे परिवार ने एक छोटी कुतिया को सड़क से उठाया था और जब हम उसे कुछ कहते हैं तो वह हमारी बात अच्छे से समझ जाती है। क्या तुम विकास से पहले के कुत्ते से भी कम बुद्धिमान हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा वह शरारती बेटा इतना मूर्ख निकला कि राक्षसों के साथ मिल गया। बाई जैमिन के हाथों से बड़ी तलवार और कटार गायब हो गई थी। उसने अपने बाएं हाथ से थेल्स राज्य के राजा की गर्दन को जकड़ लिया और इतना दबाव डाला कि मानो एक ही बार दबाने से उसका गला टूट सकता था। उसने एक ऐसी मुस्कान के साथ राजा को देखा जो बनावटी थी और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। बाकी तीनों राजाओं के चेहरे के भाव एकदम बदल गए क्योंकि उनमें से कोई भी बाई जैमिन की चाल नहीं देख पाया था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जब उन्होंने सबसे ऊंचे स्तर की और फुर्ती पर आधारित योद्धा एलोइस की ओर देखा तो प्रालान की रानी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था।
वह प्रकाश और सुनहरी बिजली के घेरे से घिरे उस युवक को सदमे और अविश्वास से देख रही थी। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उपस्थित लोगों में से कोई भी बाई जैमिन की पिछली हरकत को नहीं देख पाया, क्योंकि वह न केवल अचानक चला गया था बल्कि उसने अपने जूतों से ओवरलैप रीजनरेशन, क्रिम्सन लाइटनिंग फ्लैश और यहां तक कि एंडिंग सौरो स्पीड को भी सक्रिय कर दिया था। इस समय उसकी चपलता और गति भयावह रूप से अधिक थी। उनकी वर्तमान एजिलिटी रेटिंग 2588 अंक थी। केवल 170 से ऊपर के स्तर का और अत्यंत शुद्ध आत्मा शक्ति वाला चपलता प्रकार का आत्मा विकासक ही शायद इस अवस्था में बाई जैमिन से मुकाबला कर सकता है। यहां तक कि एक सामान्य स्तर 200 के आत्मा विकासक के पास भी इतनी चपलता नहीं होनी चाहिए। सदमे के बावजूद रानी एलोइस ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, उसे मत मारो। अगर तुम उसे मार दोगे तो हमारे लिए शांति स्थापित करना असंभव हो जाएगा और हमें चाहे या न चाहे युद्ध करना ही पड़ेगा। चिंता मत कीजिए महाराज एलोइस। बाई जैमिन ने भयभीत राजा कर्टिस को बर्फीली आंखों से देखते हुए फिर से हल्की हंसी हंसी। यदि संभव हो तो बाई जैमिन भी युद्ध और अधिक से अधिक मौतों से बचना चाहता है, इसलिए मैं उसे नहीं मारूंगा। लेकिन वह भी इस जगह से सही सलामत नहीं जाएगा। प्रालान साम्राज्य की रानी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल पाती, एक ऐसी चीख निकली जिसमें असहनीय पीड़ा थी और उसे सुनने वाले सभी दुर्भाग्यशाली लोगों की आत्माएं कांप उठीं। सेराफिना और तीनों राज्य के राजा प्रालान की रानी के साथ शामिल हो गए और बाई जैमिन के दाहिने हाथ में पकड़ी हुई दाहिनी भुजा को खुले मुंह और अविश्वास भरी निगाहों से घूरने लगे। वह राजा कर्टिस को पहले ही 100 मीटर से अधिक दूर फेंक चुका था और इस समय 3 राज्यों में से एक के महान राजा, इवेंटेड वर्ल्ड के जनक, क्रोध से लेकिन ज्यादातर आतंक से उसे घूर रहे थे, क्योंकि उसने एक कौशल का उपयोग करके उसके शरीर को जला दिया था, उसके कंधे और उस जगह के जोड़ को जहां कभी उसका दाहिना हाथ हुआ करता था। कम से कम तुम में कुछ दृढ़ निश्चय और इच्छाशक्ति तो है। बाई जैमिन ने राजा की ओर हाथ बढ़ाते हुए व्यंग्य किया और बेपरवाही से कहा, बाद में इसमें शामिल हो पाओगे या नहीं ये तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें ये सस्ते में मिल गया है। अगर तुमने मुझे परेशान करना जारी रखा तो मैं तुम्हें सचमुच चूर चूर कर दूंगा। और अगर तुम इस परिणाम को स्वीकार नहीं करते तो मेरे पास आओ। ये बाप तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाले हर किसी को कुचल देगा जब तक तुम्हारा कोई निशान बाकी न रह जाए। अध्याय 832 चलता फिरता संकट और नया सर्वनाश। लगभग पूरे 1 मिनट तक दूर पेड़ों के हिलने डुलने के साथ सुनाई देने वाली एकमात्र आवाज इवेंटाइड वर्ल्ड के 3 मूल राज्यों में से एक के राजा किंग कर्टिस की दर्द भरी कराहों और आहों की थी। एलोइस ने कर्टिस की बांह को देखा, जिसे स्पष्ट रूप से बेरहमी और बिना किसी परवाह के फाड़ दिया गया था। फिर उसने अपना ध्यान वापस बाई जैमिन की ओर मोड़ दिया। आप। हालांकि प्रालान साम्राज्य की रानी कुछ कहना चाहती थी, पर उसने अपने शब्द रोक लिए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जब कर्टिस ने पहले हमला किया था तब किसी का भी उसे रोकने का इरादा नहीं था। कर्टिस जैसे शक्तिशाली जादूगर को रोकना एक ऐसा काम था जिसे संभव हो तो कोई भी करने की हिम्मत नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी एक सक्रिय जादुई शक्ति एलोइस के 4-5 हमलों के बराबर थी। उसकी जादुई शक्ति इतनी ही शक्तिशाली थी। अब जब आप लोगों ने देख लिया है कि मैं सचमुच शक्तिशाली हूं और अफवाहें झूठी नहीं हैं, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बाई जैमिन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बैंगनी रंग का खंजर, जो कभी महान छाया हत्यारा हुआ करता था, प्रकट हुआ। उन्होंने चारों राजाओं और रानी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं तो अभी रुक जाए। पहले तो मैंने सिर्फ चेतावनी दी थी, लेकिन मैं दोबारा चेतावनी नहीं दूंगा। बाई जैमिन वास्तव में संभवतः युद्ध से बचना चाहता था। आखिरकार वह कोई खून खराबा करने वाला पागल नहीं था, और ये देखते हुए तो और भी कम कि दूसरे पक्ष का उससे कोई वास्तविक द्वेष नहीं था। चूंकि उनके और दूसरे पक्ष के बीच दुश्मनी का एकमात्र कारण यही था कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाई जैमिन को अन्य राज्यों पर आंशिक नियंत्रण हासिल करना था, इसलिए जब तक राजा और रानी उसके साथ लड़ने के लिए सहमत थे तब तक व्यर्थ के रक्तपात की कोई आवश्यकता नहीं थी। एलोइस ने चारों राजाओं को देखा, खासकर राजा कर्टिस पर ध्यान केंद्रित किया, जो स्पष्ट रूप से भयभीत और क्रोधित दोनों थे, क्योंकि उन्होंने दर्द से कराहते हुए अपना कंधा पकड़ रखा था। कर्टिस, क्या आपको कुछ कहना है? उसने गरिमापूर्ण स्वर में पूछा। थेल्स के राजा ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा, फिर बाई जैमिन की बजाय सेराफिना की ओर देखा। गेल्स की दूसरी राजकुमारी, क्या आपके राज्य ने आपके साथ मौजूद लड़के की सुरक्षा खोने के परिणामों के बारे में सोचा है? अन्य 3 राजा तो सेराफिना के जवाब का इंतजार कर ही रहे थे, साथ ही रानी एलोइस भी उत्सुकता से उसकी ओर देख रही थी। राजा कर्टिस ने जो सवाल पूछा था वह बेहद जायज था और भविष्य के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की ओर इशारा करता था।
भाई जैमिन आज यहाँ थे, शायद अगले 500 साल या यहाँ तक कि 1000 साल तक भी यहाँ रहें। लेकिन उनके पतन के बाद क्या होगा? पराजित या आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हुए राज्यों के शाही परिवारों का क्रोध आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य याद रखा जाएगा, और भविष्य में किसी समय गेल साम्राज्य की आने वाली पीढ़ियों में से किसी एक को विनाश से बचने के लिए रक्तपात का सामना करना पड़ेगा। सेराफिना का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, क्योंकि वह जानती थी कि भाई जैमिन जल्द ही अपनी दुनिया में लौट जाएगा। फिर भी उसने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, यदि गेल्स वह राज्य बनने में सफल हो जाता है जो पूरी मानवता को अन्य जातियों के नेताओं, जिनमें दानव स्वामी भी शामिल है, को हराने और हमारे बीच सच्ची शांति स्थापित करने में नेतृत्व करता है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के अंतरात्मा पर निर्भर करेगा कि हम पापी हैं या नहीं। गेल्स की दूसरी राजकुमारी के शब्द सुनकर पांचों ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखा। वे क्या सोच रहे थे, यह शायद केवल वे ही जानते थे, दूसरे नहीं। तो बाय जैमिन, प्रालान साम्राज्य की रानी ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या आप ये बताने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे कि यह सब करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सभी लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगे और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। बाय जैमिन ने अपना सिर झुका लिया और तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह राजा फिलिप या सेराफिना के सामने जितनी ईमानदारी बरत रहा था, उतनी ईमानदारी से वह राजा फिलिप या सेराफिना के सामने नहीं बोल सकता था। आखिरकार अगर इन लोगों को पता चल जाता कि वह जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर अपने लोक में लौटने वाला है, तो निश्चित रूप से गेल्स का शाही परिवार और शायद पूरा राज्य अपने मूल राज्य समेत 48 राज्यों के प्रकोप का सामना करेगा। इसलिए उसे अपने अगले शब्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करना था। कुछ क्षणों के बाद आखिरकार उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और स्पष्ट एवं ईमानदार स्वर में कहा, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, भले ही मैं इसे आपके साथ साझा करूं, आप इसे समझ नहीं पाएंगे और मुझे पागल ही समझेंगे। अभी के लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं मानवता की भलाई चाहता हूं। यदि मेरा सर्वोच्च लक्ष्य कभी प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु दर न्यूनतम स्तर तक कम हो जाएगी, हर कोई बिना भूखे रहे समृद्ध जीवन जी सकेगा, एक ऐसा स्थान जहां केवल वही लोग समृद्ध जीवन जी सकेंगे जो वास्तव में इसके हकदार हैं, जबकि बाकी लोगों को जनहित के लिए जोखिम उठाने की हिम्मत न करने के कारण दिन प्रतिदिन का जीवन जीना पड़ेगा। एलोइस ने बाय जैमिन की ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या वह कुछ और कहेगा, लेकिन वह चुपचाप उसे घूरता रहा। उसने निराशा में आह भरी और सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, मैं जो कहने वाली हूं उसके लिए मुझे दोष मत देना, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा है वह किसी चिड़चिड़े किशोर के शब्दों जैसा लगता है जिसे दुनिया की बड़ी तस्वीर दिखाई नहीं देती। बाय जैमिन को जरा भी आपत्ति नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, कृपया जारी रखें। ये देखकर कि कम से कम वह एक समझदार व्यक्ति तो है, प्रालान की रानी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और आगे कहा, आप समग्र शांति और न्याय की बात करते हैं, ये सब स्वर्ग की तरह सुंदर और परिपूर्ण लगता है, मैं मानती हूँ। हालांकि 5 शताब्दियों से अधिक शासन करने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ है जिसे आप शायद समय आने पर समझ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? वह चुप रहा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने बोलना जारी रखा, जब भी बुद्धि नामक वरदान या दुर्भाग्य अस्तित्व में होता है, चाहे वह मनुष्य हो या विकृत प्राणी, युद्ध कभी न कभी अवश्य ही होगा। कारण चाहे जो भी हो, सभी समझदार प्राणी यह जानकर प्रसन्न होते हैं कि उनके पैरों तले कम से कम एक जीवन तो है। रानी एलोइस ने अपने चेहरे पर जटिल भावों के साथ कहा। उन्होंने आगे कहा, हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित तथाकथित शांति के कारण ही हम मनुष्यों के बीच बड़े पैमाने पर युद्धों से बच पाते हैं, और बदले में हम अन्य प्राणियों के जीवन का उपयोग स्वयं को उन्नत और मजबूत बनाने के लिए करते हैं। यदि आप वास्तव में उस शांति को स्थापित करने में सक्षम भी हो जाए जिसकी आप बात कर रही हैं, तो रक्तपात के बिना प्राणी उन्नत कैसे हो सकते हैं? रानी एलोइस के शब्दों में बहुत तर्क था, यहाँ तक कि सेराफिना भी बाय जैमिन के पक्ष में होने के बावजूद प्रालान की रानी से सहमत होने से खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में बाय जैमिन दुविधा में पड़ गया कि वह क्या जवाब दे। अगर उसे अपनी बात छिपानी न पड़ती तो ये खुलासा करके सब कुछ सुलझ सकता था कि वह एक ऐसी दुनिया से आया है जिसने अभी अभी 2 बार प्रलय का सामना किया है, एक ऐसी दुनिया जो आधे साल से भी कम समय में शून्य से दूसरे चरण की दुनिया में विकसित हुई है। लेकिन वह ऐसा नहीं कह सकता था। अंत में बाय जैमिन केवल आह भर सका और आकाश की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोला, महामहिम एलोइस, पूर्ण शांति स्वाभाविक रूप से असंभव है, मैं उद्धारक बनने की आकांक्षा नहीं रखता। मैं केवल अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना चाहता हूं। उसने अपना सिर झुकाया और एक जटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा,
तुम सभी सौभाग्यशाली हो कि सुरक्षित दीवारों के पीछे पैदा हुई हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम हर 15 साल में आयोजित होने वाली उन मूर्खतापूर्ण राज्य प्रतियोगिताओं में सचमुच आनंद ले पाओगी, अगर तुम्हें पता हो कि अगले ही पल तुम पर किसी उड़ने वाले राक्षस का हमला हो सकता है। बेयरक्रेस्ट शहर के बाहर दानव जाति के साथ जो हुआ, वह तो बस एक छोटी सी घटना थी, एक छोटा सा युद्ध था उस चीज के मुकाबले जिसे मैं टालना चाहता हूँ। बाय ज़ैमिन की बातें सुनकर एलोइस और अन्य राजाओं ने भौहें चढ़ा ली। उन पांचों को यह आभास हो गया कि उनके सामने खड़ा युवक कुछ ऐसा जानता है जो वे नहीं जानते। दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी 4500 वर्ष से भी अधिक पूर्व घटी उन घटनाओं की धुंधली याद को याद नहीं कर पाया, जिनके बारे में उन्होंने केवल इतिहास की किताबों से ही जाना था। राजा कर्टिस ने बाय ज़ैमिन की ओर देखा, उसका पीला चेहरा पसीने से तर था और यह स्पष्ट था कि थोड़ी देर पहले औषधि पीने के बावजूद भी दर्द इतना तीव्र था कि वह बीच बीच में कराह रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर हम अपनी दुनिया के दो विकासों को छोड़ दें, तो बेयरक्रेस्ट सिटी में जो हुआ वह इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक था। क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं? युद्ध में हर कोई हारता है, कुछ दूसरों से ज्यादा, लेकिन अंत में सब हारते हैं। क्या आपको लगता है कि राक्षस इतनी बड़ी तबाही मचाने में जल्द ही सक्षम होंगे? इतने सारे आत्मा विकासकों के नुकसान से उबरने में उन्हें कम से कम 1000 साल लगेंगे। उन्होंने तो एक राक्षस सेनापति और तृतीय श्रेणी के 4 अन्य लोगों को भी खो दिया है। तुम बेवजह चिंता कर रहे हो, शांति चाहने वाले। सभी चुप रहे। सेराफिना ने चिंतित आंखों से बाय ज़ैमिन को देखा। वह सच्चाई जानती थी, इसलिए वह समझती थी कि उसने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, लेकिन बातों को छिपाकर लोगों का दिल जीतना मुश्किल था। बाय ज़ैमिन ने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। सेराफिना के परिवार को भविष्य में गेल परिवार की तरह कष्ट न सहना पड़े, इसके लिए वह सब कुछ नहीं कह सकता था और इसलिए उसके पास सामने बैठे लोगों की बातों का खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध अपरिहार्य था। बाय ज़ैमिन जानता था कि भले ही वह अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन कर दे, फिर भी उसके सामने मौजूद पांचों लोग केवल इसलिए उसका अनुसरण करने के लिए सहमत नहीं होंगे क्योंकि वह कम से कम व्यक्तिगत रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार राजा और रानी होने के नाते और विश्व की सर्वोच्च शक्ति होने के नाते उनमें भी अपना अपना गौरव था। कम से कम मैंने कोशिश तो की। उसने आह भरी और सिर हिलाया, हमले के लिए तैयार। क्योंकि शब्दों से शांति स्थापित करना संभव नहीं था, इसलिए भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को अभी ही समाप्त करना बेहतर था। इसके अलावा 4 राजाओं और एक रानी को हटाकर भविष्य में 5 राज्यों पर कब्जा करना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। बाय ज़ैमिन को युद्ध के लिए तैयार होते देख सेराफिना पीछे हट गई और अपने सुंदर चेहरे पर गंभीर भाव लिए पांचों आत्मा विकासकों को देखते हुए अपनी माना शक्ति को प्रवाहित करने लगी। लगता है तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। प्रालान की रानी ने सिर हिलाया और निराशा से आह भरी, अफसोस, अंत में चीजें इसी तरह खत्म होंगी। कई कौशल चुपचाप सक्रिय हो गए जिससे अपेक्षाकृत कम समय के लिए सभी की क्षमताओं को सामान्य से परे धकेल दिया गया। मना तेजी से फड़फड़ाने लगा और दूर से आने वाली हवाएं थम गईं। जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ने वाले थे, लिलीथ की आवाज बाय ज़ैमिन के कानों में गूंज उठी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें चलता फिरता संकट कहूं या भाग्यशाली, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम अभी के लिए तुमने बिना संघर्ष किए यह मैच जीत लिया है। इससे पहले कि बाय ज़ैमिन कुछ कह पाती, धरती जोर से कांपने लगी और सबके शरीर के अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे घनी होती गई, जिससे उन जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। बाय ज़ैमिन की आंखें कांप उठी जब उसे यह घटना याद आई। उसने इसे पहले 2 बार अनुभव किया था। मुझे मत बताओ, लिलिथ ने पुष्टि की। हम ऐसा लगता है कि लगभग 5000 वर्षों तक दूसरे चरण में रहने के बाद इस दुनिया ने आखिरकार तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त माना ऊर्जा संचित कर लिया है। अध्याय 833 झूठी शांति नष्ट हो गई। लेकिन आखिर चल क्या रहा है? धत्तेरे की, ये सब क्या है? प्रालान के चारों राजा और रानी उस समय बेहद आश्चर्यचकित रह गए जब धरती कांपने लगी। कंपन इतना तेज था कि वे स्वयं भी, जो तृतीय कोटि के आत्मा विकासकर्ता थे और अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण सचमुच मनुष्य नहीं माने जा सकते थे, अपने पैरों पर डगमगा गए। राजाओं को अपनी पूरी ताकत लगाकर डटे रहना पड़ा और बुरी तरह गिरने से खुद को बचाना पड़ा, यहां तक कि एलोइस को भी भूकंप में बह जाने से बचने के लिए एक घुटने पर बैठना पड़ा। भूकंप के कारण धरती में बड़ी बड़ी दरारें खुलती देख राजा और रानी स्तब्ध रह गए। ये दरारें और भी बड़ी होती गईं, आसमान में उड़ते अजगर और दूर खड़े विशाल वृक्ष भी इन दरारों में समाते चले गए, क्योंकि धरती या तो धंसने लगी या फिर जड़ से टूटकर बिखर गई।
इस समय कर्टिस सबसे ज्यादा तकलीफ में था। एक जादूगर होने के नाते जादू के अलावा माना शक्ति ही उसकी मुख्य ताकत थी, जबकि योद्धाओं की तुलना में उसका शरीर अपेक्षाकृत कमजोर था। उसके लिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था और कई बार तो ऐसा लगा जैसे वह अपना चेहरा जमीन पर पटक देगा या किसी दरार में समा जाएगा, क्योंकि उसके शरीर के भीतर की माना शक्ति उसके वश में नहीं थी और उसे नियंत्रित करना उसके लिए भी बेहद कठिन होता जा रहा था। सौभाग्यवश भूकंप केवल लगभग 5 मिनट तक ही चला और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। धीरे धीरे धरती कांपना बंद हो गई और आसमान की गड़गड़ाहट भी थम गई। अंततः सब कुछ सामान्य हो गया। एलोइस और चारों राजाओं ने पीले पड़े चेहरों के साथ एक दूसरे की ओर देखा। उनके लिए एक दूसरे की आंखों में सदमा और यहां तक कि डर को समझना मुश्किल नहीं था, जो पूरी तरह से समझ में आने वाला था, क्योंकि इस दुनिया के सर्वोच्च शक्तिस्थल होने के बावजूद वे भी एक साधारण भूकंप जैसी दिखने वाली घटना के सामने टिक नहीं पाए। दूसरी ओर बाइज़ैमिन ने पूरे भूकंप के दौरान सेराफिना को थामे रखा और इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि उसने अतीत में 2 बार इसी तरह की स्थिति का अनुभव किया था। उन्हें उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उनके सामने के 5 लोगों को हुआ। सेराफिना का चेहरा न केवल अभी अभी हुई घटना के परिणामस्वरूप अज्ञात के डर से पीला पड़ गया था, बल्कि इसलिए भी कि अपनी माना शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थता उसके जैसी पुजारिन प्रकार की जादूगरनी के लिए असहनीय होती जा रही थी। क्या तुम ठीक हो? बाइज़ैमिन ने धीमी आवाज में पूछा और उसे सीधा खड़ा होने में मदद की। मैं ठीक हूं, सेराफिना ने सिर हिलाया और धीरे से बोली, ये क्या था? ये क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे किसी हमले के बाद के लक्षण हो। इतनी तीव्रता का भूकंप कुछ ही चीजों के कारण हो सकता है, और यह भूकंप वहां मौजूद लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दानव स्वामी के स्तर के किसी व्यक्ति ने यहां आसपास हमला किया हो? अकेरियन साम्राज्य के राजा ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ते हुए बुदबुदाया। असंभव, कर्टिस ने इनकार करते हुए दहाड़ लगाई। राक्षस स्वामी निश्चित रूप से तब तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक उसे जीत का 200% यकीन न हो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह राक्षस उस भयानक हार को भूल गया है जो पूर्व राक्षस स्वामी को हमारी मानवता के हाथों झेलनी पड़ी थी। क्या यह एक भयानक हार थी? एलोइस ने बाकी तीनों राजाओं से नजरें मिलाईं और चारों ने एक दूसरे की आंखों में छिपी कड़वाहट को देख लिया। चाहे पिछले दानव स्वामी को भयानक हार का सामना करना पड़ा हो या नहीं, वे सभी इस बात को लेकर स्पष्ट थे, क्योंकि उनके ऊंचे दर्जे के कारण उन्हें ऐसी बातें जानने का विशेषाधिकार प्राप्त था जो दूसरों को नहीं पता थी। चिंता मत करो, पोनीटेल वाली, ये बिल्कुल भी हमला नहीं था। बाइज़ैमिन की आवाज ने पांचों की आवाजें अपनी ओर खींच लीं। ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें अनसुना कर रहा हो और सेराफिना की ओर देखते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में ठीक है, उसने कुछ ऐसा कहा जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का खून जम गया। उससे पहले जो कंपन हुआ था वह दुनिया के कारण हुआ था। दुनिया आने वाले बड़े बदलावों के बारे में चेतावनी दे रही है। बड़े बदलाव? सेराफिना ने अपनी चौड़ी आंखों में संदेह लिए उसकी ओर देखा। उसने सिर हिलाया और आसपास की ओर इशारा करते हुए एक एक शब्द कहा, इवेंटाइड वर्ल्ड में अब तक 2 बड़े बदलाव हो चुके हैं, है ना? क्या तुम भूल गए हो? हर बार जब दुनिया विकास के अपेक्षाकृत करीब होती है तो होता यह है कि भयंकर भूकंप और भी अधिक बार आने लगते हैं, साथ ही दुनिया की माना शक्ति घनी और गुणवत्ता में बढ़ती जाती है। कुछ सेकंड के लिए चारों ओर बिखरी धूल और चट्टानों के अलावा पूरा स्थान शांत हो गया था, जो पिछले भूकंप के परिणामस्वरूप चारों ओर उड़कर वापस जमीन पर गिर रही थी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? 2 हथौड़े लिए हुए छोटे कद के राजा ने हैरानी से बाइज़ैमिन की ओर देखा और अविश्वास भरे स्वर में फुसफुसाया। तीसरा महान परिवर्तन। प्रालान की रानी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी पुतलियां थोड़ी कांप उठीं। उन्होंने हैरानी से कहा, आपका मतलब? क्या आप प्रलय की बात कर रहे हैं? क्या इवेंटाइड वर्ल्ड फिर से विकसित होने वाला है? मैंने यही कहा था। बाइज़ैमिन ने सिर हिलाया। सामने बैठे 5 लोगों के चेहरों के भावों को अनसुना करते हुए उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ जाएंगे कि यह तथाकथित शांति, जिस पर आप सब इतना गर्व करते हैं, कितनी बेवकूफ़ी भरी है। मैं देखना चाहता हूं कि जब हर राज्य के हर शहर पर उत्परिवर्ती जानवरों, ओर्क्स, राक्षसों और इस दुनिया में मौजूद हर दूसरी जाति का हमला होगा, तब भी आप लोग घर घर खेलकर बेवकूफ़ी भरी प्रतियोगिताएं करते रह पाएंगे या नहीं? राजाओं के साथ साथ रानी एलोइस और सेराफिना भी कंपकंपी महसूस कर रहे थे, क्योंकि बाइज़ैमिन के कहे शब्दों ने उनके दिमाग में भयानक छवियां बना दी। लाखों करोड़ों करोड़ों दुश्मन एक साथ शहरों और कस्बों पर हमला करेंगे।
आत्मा के विकासकर्ताओं को ठीक से सोने का समय नहीं मिलेगा। सबसे कमजोर लोग आने वाली चुनौतियों का सामना करने से पहले ही मर जाएंगे। सुरक्षा की झूठी रेखा खींचने वाली दीवारें ध्वस्त हो जाएंगी और अनगिनत लोगों का खून मिलकर नदियों में बदल जाएगा और निर्जीव भूमि पर बह जाएगा। झूठ। असेलियम साम्राज्य के राजा क्लॉस वॉन असेलियम दहाड़े। सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसने 2 सफेद खंजरों पर अपनी पकड़ इतनी कसकर जमा ली कि उसकी उंगलियों के जोड़ चटक गए और अपनी चौड़ी आंखों में स्पष्ट भय के साथ बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी दुनिया का आखिरी विकास लगभग 4500 साल पहले हुआ था। तीसरे चरण के शुरू होने से पहले हमारे पूर्वजों ने जिस सीमा तक पहुंचने का अनुमान लगाया था, वहां तक पहुंचने में अभी भी 500 साल और बाकी है। मुझे खेद है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे यहाँ रहने से समय कम हो गया है, और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं ये और कम होता जाएगा। बाय जैमिन ने मन ही मन क्षमा मांगी, जबकि बाहरी तौर पर उनका चेहरा भावहीन बना रहा और उन्होंने उदासीन स्वर में कहा, मुझे यकीन है कि आपने भी दुनिया के आसन विकास के प्रभावों को पढ़ा होगा, उस दुनिया के व्यवहार को जो अपने वर्तमान चरण से आगे बढ़ने वाली है। क्लॉस वॉन असेलियम की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और किसी विशेष व्यक्ति को देखे बिना उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, पहले कभी न देखे गए भूकंप, माना की मात्रा और घनत्व में वृद्धि, बुद्धिहीन प्राणियों में तर्कशक्ति का पूर्ण रूप से लोप। राजा क्लॉस के बोलने से पहले ही धरती फिर से कांप उठी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार यह बहुत कम तीव्रता से हिली। फिर भी ये कंपन कम नहीं था, क्योंकि इसमें कम से कम हजारों दुश्मनों की दहाड़ें भी सुनाई दे रही थीं। असेलियम के राजा की पैनी निगाहों के सामने विशालकाय विकृत जीव और हड्डियों के हथियार लिए हुए और पास के जंगलों से बाहर निकल आए। उनमें से कुछ जीव आपस में भयंकर रूप से लड़ने लगे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे किस पर हमला कर रहे हैं या वे किस जाति के हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने शत्रु का वध करके और अधिक शक्तिशाली बनना था। बाय जैमिन ने उदासीन भाव से कई प्राणियों को उनकी ओर बढ़ते देखा और ठंडी आवाज में कहा, ये प्राणी तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, कम से कम ये तो सहज ज्ञान से जानते हैं कि आने वाली किसी भी चुनौती से बचने के लिए इन्हें और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। उसने 5 तृतीय श्रेणी के आत्मा विकासकों की ओर देखा और व्यंग्य से कहा, देवियों और सज्जनों, असली प्रलय में आपका स्वागत है, जहां कोई शांति नहीं है। इस समय कोई भी सुरक्षित नहीं है और कौन जाने, हम में से कोई भी अचानक किसी उड़ने वाले राक्षस के हमले में अपनी जान गंवा सकता है। सबके चेहरे पीले पड़ गए और एलोइस शर्म से लाल हो गई जब उसे याद आया कि उसने पहले क्या कहा था। सौभाग्य से शासक के रूप में उसका अनुभव काफी था, इसलिए उसने जल्दी ही अपना मिजाज संभाल लिया। बाय जैमिन, चलो अभी अपने मतभेद भुलाकर इन दरिंदों का सफाया करें। पहले वाली स्थिति पर हम बाद में फिर चर्चा कर सकते हैं। प्रालान की रानी ने ये कहते हुए एक झटके में अपनी कमर से बंधी चाबुक जैसी तलवार खोल दी। चांदी के रंग के कवच में लिपटे सींग वाले हाथी जैसे दिखने वाले एक प्राणी के नेतृत्व में 600 से अधिक उत्परिवर्ती जानवरों के एक समूह को देखते हुए उसने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और उसी समय उसने अपने डोमिनेंट कट कौशल को सक्रिय करते हुए उसने जोरदार तरीके से आगे की ओर वार किया। चाबुक जैसी तलवार के किनारों पर चांदी के झिलमिलाते रंग की एक हल्की परत चढ़ी हुई थी और बाय जैमिन को आश्चर्य हुआ कि यह पलक झपकते ही 1000 मीटर से अधिक लंबी हो गई। स्विश 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 स्विश। विकृत प्राणियों को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला जब उनके शरीर 2 हिस्सों में कट गए। खून और मांस चारों ओर फैल गए, शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए और आंतरिक अंग भयानक आवाजें करते हुए जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले कि बेजान लाशें गिर पड़ें, जो सबसे बदनसीब थे और तुरंत नहीं मरे, वे दर्द से कराहते और विलाप करते रहे, अंततः अपनी शाश्वत शांति प्राप्त करने से पहले। मुझे खेद है, महामहिम एलोइस, बाय जैमिन ने अपना सिर हिलाया और आसपास के वातावरण को सावधानीपूर्वक देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, परिस्थितियों के कारण चीजें बदल गई हैं। क्या? एलोइस ने उसकी ओर देखते हुए लगातार हमला जारी रखा, बिना किसी दूसरी स्किल का इस्तेमाल किए, अपने हथियार के हर वार से सैकड़ों दुश्मनों का आसानी से सफाया कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी अपनी हठधर्मिता जारी रखने की योजना बना रहे हो? नहीं नहीं, ये हठ की बात नहीं है। बाय जैमिन हंसते हुए धीरे धीरे सेराफिना के पास पहुंचे, जिसकी आंखें उलझन में थीं। उन्होंने प्रालान की रानी को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम जन्म से ही एक बुलबुले में जी रही हो। तुम्हें जागना होगा और विकास के असली आतंक को महसूस करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि यह कोई वीडियो गेम नहीं है जहां तुम यूं ही घर से बाहर निकलकर राक्षसों का शिकार कर सको। जब तुम और बाकी लोग आखिरकार समझ जाओगे कि इवेंटाइड वर्ल्ड के मानव जाति के पूर्वजों ने क्या संदेश देने की कोशिश की थी, जिससे सदियों से अनदेखा किया गया, तभी हम बातचीत कर पाएंगे। क्या
तुम्हारा क्या मतलब है? एलोइस और चारों राजाओं ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया और सेराफिना की चौंकी हुई निगाहों के सामने बाइजैमिन ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कह रही हूं। छोटी राजकुमारी, जो दिखावा तो कर रही थी लेकिन असल में बेहद शर्मीली थी, तुरंत ही शर्म से लाल चेहरे के साथ छटपटाने लगी और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। तस्क बाइजैमिन ने भौहें चढ़ाई और बिना कुछ कहे आसानी से उसके छोटे से शरीर पर काबू पा लिया और उसे अपने कंधे पर ऐसे उठा लिया जैसे वह आलू की बोरी हो। क्योंकि वह अभी भी लात मार रही थी, उसने ठंडी आवाज में कहा, सेराफिना, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी बदतमीजी के लिए थप्पड़ मारूं? आश्चर्यजनक रूप से इसका प्रभाव बाइजैमिन की अपेक्षा से बेहतर रहा। रुको, नहीं, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। सेराफिना एक छोटे पिल्ले की तरह आज्ञाकारी हो गई और जल्द ही उसने लात मारना बंद कर दिया और चुपचाप खड़ी रही जब वह उसे गोद में उठाकर ले जा रहा था। शाबाश। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर गंभीर भाव से पांचों शासकों की ओर मुड़ते हुए कहा, प्रलय शुरू होने ही वाला है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, शायद परसों भी। अगर मैं वर्तमान मानव घनत्व के हिसाब से चलूं तो यह ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के भीतर ही होगा। मैं 1 महीने इंतजार करूंगा। 30 दिन आप सभी को यह समझने के लिए काफी होंगे कि आप इतने सालों से कितने भूले रहे हैं और दूसरों द्वारा आपके लिए मजबूत किले बनाने में दिए गए बहुमूल्य समय को बर्बाद करके आपने कितनी बड़ी गलती की है। किसी के कुछ कहने से पहले ही बाइजैमिन के चारों ओर लाल बिजली तेजी से चमक उठी और उसका शरीर जल्द ही एक धुंधलेपन में बदल गया और वह पूरी गति से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। पांचों सम्राटों की दृष्टि से ओझल होने से पहले उनकी आवाज हवा में गूंजी और एक आखिरी संदेश दिया। 30 दिनों में मैं क्रैप साम्राज्य की राजधानी में एक सभा आयोजित करूंगा। मैं निमंत्रण पत्र भेजूंगा। जो भी तब तक उपस्थित नहीं होगा उसे मेरा शत्रु माना जाएगा। अब कोई अवसर नहीं मिलेगा। अध्याय 834 प्रलय की तैयारी भाग 1। डेरन सिटी में वापस आकर बाइजैमिन ने सबसे पहले स्वाभाविक रूप से सेराफिना को शांत कराया, जो दिल का दौरा पड़ने की कगार पर लग रही थी। हे, क्या तुम ठीक हो? उसने हाथ बढ़ाते हुए और उसे सहारा देते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, शायद, सेराफिना ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने पैरों पर संभलने की कोशिश करते हुए। उसने इल्जाम भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें नजाकत का मतलब नहीं पता? भला 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 कोई होश में आकर किसी दूसरे को उठाकर इतनी तेजी से जंगल में क्यों दौड़ेगा? बाइजैमिन ने अपनी असहजता और शर्मिंदगी को छुपाने की दयनीय कोशिश करते हुए खांसा और धीरे से कहा, पोनीटेल, हालात ऐसे ही थे, है ना? वैसे भी देखो, मैंने तुम्हें सही सलामत वापस लाया है ना? 150 से ऊपर के 500 रिवॉल्वर से घिरे होने के बावजूद तुम बिल्कुल ठीक हो। यह एक ऐसा कारनामा है जिस पर तुम आने वाले कई सालों तक गर्व कर सकते हो। अरे, यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। सेराफिना ने अपनी आंखें घुमाई और उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वैसे सेराफिना, बाइजैमिन के चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। क्या हुआ? उसकी तीव्र निगाहों को देखकर वह असहज होकर पलकें झपकाने लगी। उसने उसकी ओर देखा और साथ ही साथ गहरी लेकिन कोमल आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी भाग्य दृष्टि शक्ति के प्रभाव में मेरा नाम जिस रंग में दिखाई देता है वह लाल है या नीला, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब तक हम जीवित हैं, भाग्य पत्थर पर लिखा नहीं है। हमारे हर कार्य का परिणाम अलग होगा और जैसा कि मैंने अभी कहा, कुछ भी 100% निश्चित नहीं है। हालांकि सेराफिना उससे पूरी तरह सहमत नहीं थी, क्योंकि कुछ देर चुप रहने के बाद उसने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मेरी मां को अपने परिवार से विरासत में मिली और बाद में मुझे और मेरी बड़ी बहन को विरासत में मिली भाग्य की आंखें, फेटाइज नामक ये कौशल कभी विफल नहीं होता। ये चौथे क्रम का निष्क्रिय कौशल है। ये कौशल जो कहता है वही अकाट्य सत्य है। बाइजैमिन ने अपना सिर खुजाया और सामने खड़ी युवती को देखते हुए उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। सेराफिना के मन में उसके लिए पनपने वाली भावनाओं को रोकने के लिए बाइजैमिन को उसे यह समझाने का कोई तरीका ढूंढना था कि कुछ भी निश्चित नहीं है। बेशक हो सकता है कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा हो और शायद सेराफिना उसे सिर्फ एक दोस्त मानती हो, कम से कम बाइजैमिन यही उम्मीद कर रहा था। कुछ देर रुकने के बाद उसे याद आया कि लिलिथ जैसी अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी हस्ती के अनुसार किस प्रकार का अस्तित्व माना जाता था। सेराफिना, मुझसे मिलने से पहले क्या तुमने सोचा था कि फर्स्ट ऑर्डर के लेवल 50 के सोल रिवॉल्वर के पास किंगडम के राजा स्तर के प्राणियों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी?
दरअसल उसकी बातें सुनकर सेराफिना के पहले के दृढ़ चेहरे पर पहली बार झिझक के भाव दिखाई दिए। उसने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा और कुछ पल की चुप्पी के बाद सिर हिलाकर बोली, मैंने ऐसा नहीं किया। सेराफिना और शायद उसे जानने वाले हर किसी की नज़र में बाइजैमिन दुनिया की एक अनोखी हस्ती था। उसके जैसा आत्मा का विकास करने वाला प्राणी, जो मात्र अपने अस्तित्व के बल पर नियमों को तोड़ने में सक्षम था, केवल कल्पना की उपज होना चाहिए था, वास्तविकता नहीं। लेकिन मैं यहां हूं, तुम्हारे सामने, एक 50वें स्तर का आत्मा विकासकर्ता जो 150वें स्तर से ऊपर के तृतीय क्रम के प्राणियों को पराजित करने में सक्षम है। एक प्रथम क्रम का प्राणी जो पौराणिक शैडो किलर को मार सकता है। बाइजैमिन ने कोमल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, यह सच है। उसने फुसफुसाते हुए धीरे से अपनी नजरें नीचे झुका ली और उलझन भरे भाव से अपने पैरों की उंगलियों को देखने लगी। उसे इस हालत में देखकर बाइजैमिन के चेहरे पर एक कड़वी मीठी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका संदेश तो मिल गया था और समझ भी लिया गया था, लेकिन इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि उसके सामने बैठी युवती को उस बात पर संदेह होने लगा जो आज तक व्यावहारिक रूप से उसका विश्वास थी। उसे थोड़ा बेहतर महसूस कराने की कोशिश में उसने आगे कहा, मेरा मतलब यह है कि कुछ भी पूर्ण नहीं होता। तुम्हारी फेट आई स्किल निस्संदेह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शायद ये 100% सटीक नहीं है, खासकर मेरे जैसे अजीब इंसान के मामले में, है ना? इसलिए बेहतर होगा कि हम ऐसी बातों पर ज्यादा भरोसा न करें और उस तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश करें जैसा हम सच में चाहते हैं, न कि किसी स्किल से मिली गलत जानकारी पर। सेराफिना ने अपना सिर उठाया और चौड़ी आंखों से बुदबुदाई, क्या हम वैसा रिश्ता बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं? बिल्कुल सही, सच्ची भावनाओं पर आधारित वैसा रिश्ता बनाओ जैसा हम चाहते हैं। बाइजैमिन ने सिर हिलाया। वह मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्के से थपथपाते हुए खुशी से बोला, पोनीटेल, अगर मेरा नाम तुम्हारे लिए लाल रंग में है तो चलो इसे हरा करने के लिए संघर्ष करें। कोशिश करने की इच्छाशक्ति के आधार पर सबसे बड़ा दुश्मन भी अच्छा दोस्त बन सकता है। बाइजैमिन की बातों ने वाकई गैल्स साम्राज्य की युवा राजकुमारी को कई बातों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। उदाहरण के लिए, क्या वे भावनाएं जो उसे लग रही थी कि वह विकसित हो रही हैं, सचमुच थीं? या फिर ये बढ़ती भावनाएं केवल उसकी भाग्य दृष्टि की शक्ति के कारण चीजों को जबरदस्ती करने का परिणाम थी? यदि बाइजैमिन का नाम गुलाबी न होकर वास्तव में लाल होता तो क्या वह उसे बचाती या प्राचीन वन में उसे पाकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मार डालती? बाइजैमिन कई सिद्धांतों और सम्मानों का पालन करने वाला व्यक्ति था। वह निस्संदेह एक महान मित्र और सहयोगी था। सेराफिना समझ चुकी थी कि वह दयालुता और भलाई का प्रतिफल और अधिक दयालुता और भलाई से देता था। हालांकि अगर उसका नाम गुलाबी की जगह लाल होता तो वह इसे कभी नहीं समझ पाती, क्योंकि उस समय उसका निर्णय शायद उस निर्णय से बहुत अलग होता। उसे बहुत कुछ सोचना था और 2-3 दिनों में मन को शांत करना संभव नहीं था, खासकर जब बात दिल की हो और भावनाओं से जुड़ी हर चीज की तरह ऐसी चीजों में भी समय लगता है। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वह जाने लगा। हालांकि उसे जाते देख सेराफिना अपनी स्वप्निल अवस्था से तुरंत बाहर आ गई और जोर से बोली, और तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे सैनिकों को संगठित करना होगा। क्या तुम लोग हमारी मौजूदा स्थिति को भूल गए हो? तुम भी तैयार हो जाओ, पोनीटेल वालों। हम गैल्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या तुम गैल्स की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हो? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। दुर्भाग्यवश जब सेराफिना को आखिरकार बाइजैमिन की पागलपन भरी योजना समझ में आई तो वह कहीं भी नजर नहीं आया। भूकंप के उस झटके के कारण, जिसने लगभग सभी को प्रभावित किया, इवेंटेड वर्ल्ड के सभी निवासी, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हों, भय से ये सोचने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे जैसे हजारों बुद्धिहीन जीव जंगलों और रेगिस्तानों से प्रकट होने लगे और शहरों और कस्बों पर ऐसे भयंकर हमले करने लगे, वैसे वैसे नागरिकों का भय बढ़ता गया। ऐसा हमला शायद ही कभी देखा गया हो, लेकिन जीवित लोगों में से किसी ने भी इस तरह के विशाल पैमाने पर ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था। उस समय बाइजैमिन के साथ मौजूद 5 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के राजा भी शुरुआत में समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। आखिर उनके पास भूकंप को दुनिया के विकास से जोड़ने का क्या कारण था? हालांकि पिछली पीढ़ियों द्वारा छोड़े गए अभिलेख मौजूद थे, लेकिन हजारों वर्षों के बाद वे अभिलेख लगभग पूरी तरह से दब गए थे। पहले ही दिन उत्परिवर्तित राक्षसों और अन्य जातियों जैसे कि ओर्क्स और नरभक्षी पौधों के अचानक और अप्रत्याशित हमले के परिणामस्वरूप 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये देखते हुए कि गेल साम्राज्य जैसे राज्य में अन्य राज्यों पर हमले से पहले लगभग 12,000 या 13,000 निवासी थे, मरने वालों की संख्या स्वयं ही यह बयां करती है कि वास्तव में जो प्रलय नहीं थी,
उसकी शुरुआत कितनी भयावह थी। पहले 2 दिनों तक केवल कुछ ही लोगों को पता था या उन्हें इस बात का कुछ अंदाजा था कि क्या हो रहा है। हालांकि सभी राज्य राजाओं को ये जानकारी मिली कि मुट्ठी भर राज्य बड़े पैमाने पर गतिविधियां कर रहे हैं। अरे ऐसा लगता है कि असेलियम साम्राज्य के राजा ने सीमा को छोड़ दिया है और मुख्य शहरों को मजबूत करने के लिए अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। वे शायद डरे हुए हैं। गेल की सेनाएं किसी भी समय उन पर हमला कर सकती हैं। उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प रक्षा करना है। हमला करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लॉर्ड ज़ैमिन के नेतृत्व वाली सेनाएं उन्हें कुचल देंगी। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता ही न हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रहस्यमयी बनने का नाटक बंद करो और एक बार साफ साफ कह दो। असेलियम साम्राज्य न केवल अपनी रक्षा के लिए सेना जुटा रहा है, बल्कि 4 अन्य साम्राज्य भी अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, जिनमें प्रालान साम्राज्य और थेल्स साम्राज्य भी शामिल हैं। अफवाहों के अनुसार महारानी एलोइस ने पृथ्वी देवी ढाल को भी सक्रिय कर दिया है, जो केवल आसन संकट के समय ही सक्रिय होती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 मूल राज्यों में से 2 राज्य भी गेल से इतना डरते हैं कि उन्होंने खुद को अपने खोल में बंद कर लिया है? हे, तुम्हें पता है, ऐसी अफवाह है कि राजा कर्टिस ने किसी से लड़ाई में अपना एक हाथ खो दिया। कर्टिस? क्या हम उसी कर्टिस की बात कर रहे हैं? अरे मूर्ख, क्या इस दुनिया में कर्टिस नाम का कोई दूसरा राजा है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। लगता है थेल्स साम्राज्य का राजा 2 दिन पहले अपने दाहिने हाथ के बिना राजमहल में पहुंचा, जिससे उसके सलाहकार और भरोसेमंद लोग डर गए। कहा जाता है कि उसे धीरे धीरे ठीक करने के लिए उसे 1 दर्जन से अधिक तीसरे दर्जे के औषधीय पौधों से बनी गोली खानी पड़ी, लेकिन अभी उसकी हालत पहले जैसी पूरी तरह ठीक नहीं है। क्या ये खबर विश्वसनीय है? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है भाई, लेकिन राजा कर्टिस दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली जादूगर हैं, उस दानव जाति के राक्षस के ठीक पीछे। यह मानना मुश्किल है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली आत्मा विकासकों में से एक को ऐसी क्षति पहुंचेगी। हे, कौन जाने, आजकल राज्यों में यही अफवाहें फैल रही हैं। खैर, देखते हैं दिन कैसे बीतते हैं। हाँ, थेल्स के राजा को कभी न कभी तो आना ही पड़ेगा, है ना? खासकर अब जब उनका राज्य रक्षात्मक रुख अपना रहा है, मानो किसी बड़े शत्रु का सामना करने वाला हो। बड़ी खबर, दक्षिण से बड़ी खबर। क्या हुआ? कल गेल्स की राजधानी में कई लोगों ने शहर के ऊपर 30 से अधिक दिन में सक्रिय रहने वाले चमगादड़ों को उड़ते और क्षितिज में गायब होते देखा। जाहिरा तौर पर गेल्स के शाही परिवार ने एक बार फिर दुनिया के सभी राज्यों को संदेशवाहक भेजे हैं। क्या? रुको, क्या संदेशों के बारे में कोई खबर है? असंभव की उम्मीद मत करो। ये खबर शायद अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, खासकर ये देखते हुए कि गेल्स ने पिछले कुछ समय में कितना दबदबा बनाए रखा है। अध्याय 835 प्रलय की तैयारी भाग 2। पिछले 1 सप्ताह से गेल्स साम्राज्य का दबदबा और रौबदार रवैया बना हुआ था, यहाँ तक कि उन्होंने दुनिया के सभी राज्यों को आत्मसमर्पण करने के लिए ये संदेश भेजने में एक पल भी संकोच नहीं किया, मानो उन्हें ऐसे कार्यों के परिणामों का जरा भी डर न हो, यहाँ तक कि उनके सहयोगी राज्यों और प्रालान साम्राज्य को भी नहीं बख्शा गया। हालांकि इवेंटाइड वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए, चाहे वे इंसान हो या नहीं, हैरानी और अविश्वास के बीच गेल्स किंगडम ने अनगिनत लोगों का मुंह बंद कर दिया और कई तिरस्कारपूर्ण मुस्कानों को यह साबित कर दिया कि उनके पास बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध जैसे कदम उठाने के लिए कुछ ठोस आधार था। पश्चिम में विजय, उत्तर में दृढ़ प्रतिरोध, पूर्व में करारा प्रहार। युद्ध शुरू हुए लगभग 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन इन 7 दिनों में कई युद्धक्षेत्र छिड़ गए। हालांकि गेल्स किसी भी युद्धक्षेत्र में नहीं हारे, यहां तक कि गेल्स की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिभा राजकुमारी एलिस के नेतृत्व वाली सेना ने भी अपने से दोगुनी से अधिक सेना को खदेड़ दिया। बेशक सबकी निगाहें विशेष रूप से पूर्व दिशा पर टिकी थीं, जहां उस समय का सबसे चमकीला सितारा गेल्स साम्राज्य की मूल सेनाओं, पराजित क्रैप साम्राज्य की सेनाओं, पतनशील मेस्टन साम्राज्य के आत्मा विकासकों की सेना और गेल्स में शामिल होने का निर्णय लेने वाले दाजिया साम्राज्य की सेनाओं से बनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। जल्द ही इवेंटाइड वर्ल्ड के दक्षिण पूर्व से एक ऐसी खबर फैली जिसने दुनिया के सभी राज्यों को सतर्क कर दिया। दक्षिण में जबरदस्त हलचल। गेल्स साम्राज्य की संयुक्त सेना आज सुबह तड़के डैरन शहर से दक्षिण की ओर रवाना हुई और जाहिर तौर पर पराजित मेस्टन साम्राज्य के 60% नागरिक सेना का अनुसरण कर रहे हैं। क्या? युद्ध के बीच में इस तरह के जन आंदोलन का आदेश किसने दिया? अरे बेवकूफ, पूर्वी युद्धक्षेत्र में गेल्स का शीर्ष सेनापति बाई ज़ैमिन है, क्या तुम भूल गए हो?
एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो केवल 50वें स्तर का होते हुए भी शैडो किलर को मार सकता है, उसके ऐसा करने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। ये सच हो सकता है, लेकिन वे 1000 से अधिक नागरिकों को कैसे स्थानांतरित कर रहे हैं? सामान्य अप्रशिक्षित आत्मा विकासकों के साथ इतने सारे जंगलों को पार करना उनके लिए आसान नहीं होगा, खासकर ये देखते हुए कि उन जंगलों में विभिन्न नस्लें रहती हैं, शक्तिशाली दुश्मन जो किसी भी समय बाहर आकर हमला कर सकते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बाइज एमिन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वे जादुई रथों को चालू रखने के लिए हजारों प्रथम श्रेणी के आत्मा पत्थरों का उपयोग करें ताकि नागरिकों को दक्षिण की ओर तेजी से ले जाया जा सके। साथ ही उन्होंने पालतू जानवरों में से आधे को इस तरह व्यवस्थित किया है कि कमजोर जानवर तेजी से आगे बढ़ सके और सेना के साथ चल सके। छोड़ो इससे, हम कभी भी उस व्यक्ति के मन को नहीं समझ पाएंगे जो हमारी दुनिया से अलग दुनिया में रहता है। कम से कम हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि बाइज़ैमिन पराजित राज्य के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं रखता, वरना वह एक साथ इतने सारे संसाधन खर्च नहीं करता। फिर भी क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि गेल्स ने अचानक अपनी सेना वापस बुला ली, ठीक उसी समय जब असेलियम साम्राज्य ने अपनी सेना सीमा से वापस बुला ली? किसी भी तरह से देखा जाए, ये हमला करने का अच्छा समय होता। इसके अलावा ऐसा लगता है कि बाइज़ैमिन को पीछे हटने की जल्दी थी, मानो वह किसी चीज से भाग रहा हो। चलिए इंतजार करते हैं, अभी हम बस यही कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर बाइज़ैमिन से पूछ सके कि आखिर चल क्या रहा है। उद्धरण चिन्ह सही। ठीक एक दिन बाद इवेंटाइड वर्ल्ड में दो बड़ी खबरें फैल गईं। क्या गेल्स की सेना क्रिमलिन शहर में आराम करने के लिए नहीं रुकी, बल्कि मात्र 6 घंटे बाद ही वहां रहने वाले 45% नागरिकों के साथ दक्षिण दिशा में आगे बढ़ गई। यार, बाइज़ैमिन के नेतृत्व में गेल की सेना 3000 से अधिक लोगों को दक्षिण की ओर ले जा रही है। आखिर चल क्या रहा है? खबर, बड़ी खबर। अब न केवल गेल्स साम्राज्य, प्रालान साम्राज्य, असालियम साम्राज्य, अकिरान साम्राज्य, थेल्स साम्राज्य और मैग्नस साम्राज्य, बल्कि हमारे राज्य समेत सभी राज्य अपनी सीमाओं से सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। आत्मा विकासकर्ता शहरों को मजबूत कर रहे हैं और कुछ राज्यों ने तो स्वचालित रक्षा तंत्र भी सक्रिय कर दिए हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है? कोई तो बताओ, क्या किसी को पता है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या इन सब का संबंध दूसरी जातियों के अचानक अजीब व्यवहार से है? पिछले 3 दिनों में हम पर कवचधारी पेड़ों ने 8 से ज्यादा बार हमला किया है। मुझे इस बारे में ज्यादा यकीन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। अरे यार, भगवान के लिए कुछ बोलो। शाही परिवार वाले चुप रहते हैं, हमें कुछ नहीं बताते। हम सिर्फ अनुमान लगाकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन क्या ये तीसरी प्रलय के आने जैसा नहीं लग रहा है? किसी को नहीं पता था कि सबसे पहले ये शब्द किसने कहे थे। हालांकि ये सच था कि जब सभी ने प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करना शुरू किया, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने धीरे धीरे परेशान करने वाली बातें खोजना शुरू कर दिया, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए, भले ही इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी थी। हालांकि भूकंप के तीसरे दिन की शाम को दुनिया के सभी राज्यों के शाही परिवारों ने आखिरकार वह बात बता दी जो हर कोई जानना चाहता था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी कर रहा था कि वह सच न हो। नागरिकों, लगभग 7000 साल पहले हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई जब वह रहस्यमय सत्ता जिसे हम सभी सोल रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, इवेंटाइड वर्ल्ड में आए। सोल रिकॉर्ड का आगमन मानवता का पहला प्रलय माना गया, वह पहली बड़ी परीक्षा जिसके लिए हमारे सभी पूर्वजों ने संघर्ष किया और खून बहाया। 5000 साल से भी कम समय पहले पीढ़ियों से मौन रही सोल रिकॉर्ड अंततः वापस लौटी, हमें अपने अस्तित्व की याद दिलाने के लिए, जब हमारी दुनिया और उसके सभी निवासियों को दूसरी बार परीक्षा में डाला गया। मुझे डर है कि यह हमारी जाति के अस्तित्व की तीसरी बड़ी परीक्षा हो सकती है। जैसे ही ये शब्द स्वयं राज्य के राजा या मानव जाति के प्रत्येक राज्य की रानी द्वारा घोषित किए गए, समस्त मानव जाति कांप उठी। अनेक लोग आने वाले भय से उबर नहीं पाए और उन्होंने सीधे आत्महत्या कर ली। कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और हंसते हंसते हत्याएं करने लगे। कुछ ने तो अपनी सबसे नीच इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी, संपत्ति जलाना, निर्दोषों का बलात्कार आदि जैसे घिनौने कृत्य किए। उनमें से किसी ने भी असल प्रलय का अनुभव नहीं किया था, फिर भी उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो यह न जानता हो कि यह कितना भयानक था। उन्होंने बस इसे अनदेखा कर दिया था, या यूं कहें कि इस पर ध्यान नहीं दिया था।
लगभग 5 सहस्राब्दियों का समय बीतने से हर कोई अब चेतन रूप से इस बात को भूलने लगा था कि वे अब भी एक रहस्यमय शक्ति द्वारा कैद किए गए पिंजरे में जी रहे हैं, जो ये तय कर सकती है कि कौन कब और कैसे कल तक जीवित रहेगा। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं था। हमारे पूर्वजों ने हमें 2 बार यह सिद्ध किया है कि हमारी मानव जाति आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। इस बार हम निश्चित रूप से इस तीसरी चुनौती का भी सामना करेंगे। हम न केवल अधिक शक्तिशाली हुए हैं, बल्कि वर्षों से हमने स्वयं को स्थापित, संगठित और ऐसे रक्षात्मक एवं आक्रमणकारी हथियार विकसित किए हैं जो हमारे शत्रुओं को नियंत्रित करने और उनका जीवन समाप्त करने में सक्षम हैं। जल्द ही दुनिया के सभी राज्यों में शहर छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया और सैनिकों की कड़ी निगरानी में किसी भी नागरिक को शहरों से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर गेल साम्राज्य की गतिविधियां सबसे विचित्र थीं। फिलिप डी गेल्स के आदेश पर राज्य के सैनिकों ने अपने साथ घोड़े और रथ लिए और पूरे राज्य में फैल गए। मात्र 1.5 दिन में गेल्स के नियंत्रण वाले 90% क्षेत्र को छोड़ दिया गया। 5 प्रमुख शहरों में से 4 वीरान हो गए और लगभग 20 कस्बे निर्जीव कब्रिस्तान बन गए। बेशक परिस्थितियों के बावजूद अन्य राज्यों ने उभरते हुए गेल्स साम्राज्य को नजरअंदाज नहीं किया था। आखिरकार किसी को नहीं पता था कि फिलिप या बाइज़ैमिन इस अवसर का लाभ उठाकर कोई अप्रत्याशित कदम उठाएंगे या नहीं। इसलिए बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी तुरंत शुरू कर दी गई। अरे क्या तुम्हें पता है, ऐसा लगता है कि गेल्स के सभी नागरिक और उनके सैनिक सीधे राज्य की राजधानी बेरक्रेस्ट शहर की ओर पीछे हट गए हैं। क्या वे अपना पूरा इलाका छोड़कर एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं? खैर, अगर आप इस बारे में ध्यान से सोचें तो गेल्स की रणनीति उतनी बुरी नहीं है। क्यों नहीं? मेरी नज़र में तो यह एक घटिया रणनीति है। हमलावरों को अलग अलग बिंदुओं पर कमजोर करना, उन्हें तितर बितर करना ज्यादा आसान होता। अब जब वे एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए हैं, तो बाकी जीव उसी जगह पर हमला करने के लिए निशाना साधेंगे और गेल्स के आत्मा विकासकों को कई गुना बड़े घेरे का सामना करना पड़ेगा। पीछे मुड़कर देखें तो अब वे पहले की तरह ही मजबूत हैं और उनकी रक्षा पंक्ति को भेदना बेहद मुश्किल है। वैसे भी अगर अंत में उनका सफाया ही हो जाए तो इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने का क्या फायदा? इस परीक्षा को पास करने के बाद क्षेत्र को वापस हासिल किया जा सकता है। अगर वे असफल होते हैं तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझे लगता है यह एक अच्छी रणनीति है। इस मामले पर मतभेद थे, हालांकि कुछ राज्यों ने गेल्स की रणनीति का अनुसरण करने का निर्णय लिया और जल्द ही बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी शुरू हो गई। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक राज्य में मानवता ने उल्लेखनीय एकता दिखाई, क्योंकि राजा और रानियों ने भी भव्य जादुई रथों को तैयार करने के लिए भारी संख्या में सोल स्टोन निकालने में संकोच नहीं किया। इस कदम से अनगिनत लोगों का दिल भी जीता गया। हालांकि राजा और रानियां जानते थे कि यदि वे इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उन्हें निवेश किए गए सोल स्टोन की संख्या से कई गुना अधिक सोल स्टोन प्राप्त होंगे। बाइज़ैमिन के प्रालान के 4 राजाओं और रानी से अलग होने के लगभग 7 दिन बाद वह और उसकी सेना अंततः बेरक्रेस्ट शहर की सीमाओं पर पहुंच गए। सफेद दीवारों के ऊपर खड़े होकर गेल्स के राजा, जो अब 55 वर्षीय व्यक्ति की तरह दिख रहे थे, ने शहर के बाहर रुके हुए लोगों के विशाल जनसमूह को सीधे अपनी पीठ से देखा। ये लड़का वह एक पराजित सेना के साथ गया था जो उसके आदेशों को पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब उसे देखो, वह 2000 से अधिक आत्मा विकासकों और लाखों जीवित बचे लोगों के साथ वापस लौटा है जो लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने पिता के बगल में खड़ी प्रथम राजकुमारी एलिस ने हल्की मुस्कान के साथ गर्व भरी आवाज में कहा, बाइज़ैमिन मेस्टन साम्राज्य के उन सभी नागरिकों को यहाँ ले आए हैं जो उनकी बात सुनने और उनका अनुसरण करने के लिए तैयार थे। अगर बाकी लोग अड़ियल न होते तो हमारे सामने खड़े लोगों की भीड़ शायद दुगनी होती, पिताजी। राजा ने अपनी बेटी को तिरछी नजर से देखा और कुछ पल चुप रहने के बाद धीमी आवाज में पूछा, एलिस, क्या तुम सचमुच बाइज़ैमिन का अनुसरण करना चाहती हो? मैंने उससे पहले अच्छी बातचीत की है, वह लड़का तुमसे बेइंतहा प्यार करता है। लगता नहीं कि वह तुम्हें कभी स्वीकार करेगा। एलिस के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसकी बैंगनी आंखें दृढ़ थीं और उसने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, बहते पानी की मार को कोई पत्थर नहीं झेल सकता। शायद कल या अगले साल नहीं, लेकिन 100 साल बाद क्या, 200 साल बाद क्या, मैं उन्हें साबित कर दूंगी कि मैं उनकी जीवनसाथी बनने के योग्य हूं। समय के साथ भावनाएं अपने आप पनपती हैं और इससे पहले कि आप जान पाएं, आपके पोते पोती आपके बाल नोचने लगेंगे। अपनी बेटी के आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को भांपते हुए राजा केवल अपना सिर हिला सका, क्योंकि उसने दूर से 2 काले घोड़ों को आते हुए देखा। अध्याय 836 तीसरा सर्वनाश और एक महान खजाने का जन्म, भाग 1।
पापा। गेल्स साम्राज्य की सबसे छोटी राजकुमारी, जो बाय ज़ैमिन की तरह ही उभरते हुए राज्य के शाही परिवार से संबंध रखने के कारण अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि के चलते सबकी जुबान पर थी, बिना किसी झिझक के अपने वाहन से कूद गई, अपने पीछे खड़े लाखों लोगों की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए और अपनी दिशा में चल रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ी। राजा फिलिप ने सेराफिना को अपनी बाहों में गिरने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पहले के विपरीत अब उन्हें अपनी बेटी का गले लगना ज्यादा पसंद था, जो उन्हें कभी भी मिल सकता था, बजाय उस गरिमा के जो केवल कुछ खास मौकों पर ही जनता के सामने मिल सकती थी। क्योंकि पहले के विपरीत राजा फिलिप अपनी पत्नी हेलेना के निधन से समझ गए थे कि जिन गले लगने को वे आमतौर पर स्वाभाविक मानते थे, वे अप्रत्याशित क्षण में गायब हो सकते हैं। बाय ज़ैमिन ने मौन भाव से अपना हाथ उठाया और उत्तर पूर्व से उनके पीछे आए सैनिक और नागरिक बिना कोई प्रश्न पूछे रुक गए। उनके पीछे घोड़ों पर सवार सेनापति पिता और पुत्री की मुलाकात को चुपचाप देखते रहे। हालांकि अधिक से अधिक लगभग आधा महीना ही बीता था, लेकिन उन दिनों फिलिप डी गेल्स और सेराफिना डी गेल्स को जिन खतरों का सामना करना पड़ा, वे इतने गंभीर थे कि उनमें से किसी के भी दूसरे से दोबारा मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। कुछ सेकंड तक गले लगाने के बाद गेल्स के राजा ने धीरे धीरे अपनी सबसे छोटी बेटी पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। उन्होंने उन पन्ना जैसी चमकती आंखों में देखा जो कीमती रत्नों की तरह दमक रही थी, और हालांकि उन्होंने उनमें कुछ उलझन देखी, लेकिन फिलिप के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उनके सामने सुरक्षित और स्वस्थ थी। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, बालक, राजा ने आह भरी। सेराफिना ने रोने की इच्छा को दबाने के लिए अपनी छोटी सी नाक सिकुड़ी और कुछ चिंता के साथ कहा, पिताजी, मैंने सुना है कि उत्तर पश्चिम में शत्रु राजा के विरुद्ध युद्ध के दौरान आप घायल हो गए थे। आपके घाव कैसे हैं? हा हा हा। राजा फिलिप जोर से हंसे और अपने बाएं कंधे पर जोर से थपकी भी दी, मानो ये जता रहे हो कि चिंता की कोई बात नहीं है। उस बूढ़े ने अपनी तलवार से मुझे जख्मी कर दिया, लेकिन बदले में मैंने अपने भाले से उसके दिमाग को भेद दिया। 1 हफ्ते आराम करने और कई वैद्यों से इलाज करवाने के बाद मैं युद्ध के मैदान में वापस जाने और 50-60 और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। सेराफिना ने अपने पिता को चेहरे पर भावहीनता के साथ देखा, और इससे पहले कि गेल्स के महान राजा, जो अब इवेंटाइड वर्ल्ड के 6 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, कोई प्रतिक्रिया कर पाते, उसने अपनी छोटी मुट्ठी उनके दाहिने कंधे पर दे मारी। टकराना। आह! एक छोटा सा विस्फोट हुआ, लेकिन 2 लोगों को वह मुश्किल से सुनाई दिया क्योंकि उत्परिवर्तित घोड़ों की हिनहिनाहट और पालतू जानवरों की धीमी गुर्राहट ने उसे ढक लिया था। राजा फिलिप ने अपने थोड़े पीले पड़े चेहरे से अपना दाहिना कंधा ढक लिया और सेराफिना की ओर कड़वी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, बच्ची, इन बूढ़ी हड्डियों पर थोड़ी दया करो। क्या तुम अपने पिता को मारना चाहती हो या क्या? हम इस राजकुमारी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने का यही नतीजा होता है। सेराफिना ने होंठ दबाते हुए धीमी सी आवाज में कहा, कहिए पिताजी, क्या आपको लगी चोट ज्यादा गंभीर है? राजा ने आह भरी और अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए शांत स्वर में कहा, सेरा, चलो अंदर बात करते हैं। पहले मुझे उस लड़के के साथ कुछ जरूरी काम निपटाने दो, तुम इस बीच अपनी बहन के साथ जाओ। हम सेराफिना ने कोई बहस नहीं की और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अपने पिता के पीछे देखते हुए उसने पाया कि उसकी बड़ी बहन एलिस अपने विशिष्ट काले हीरे के आकार की ढाल और गहरे बैंगनी कवच के साथ हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी, और उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। सेरा, 15 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन तुमने काफी कुछ हासिल कर लिया है। मुझे तुम पर गर्व है, छोटी बहन। एलिस ने मुस्कुराते हुए सेराफिना को आंख मारी, जिस पर सेराफिना ने उसे खाली निगाहों से देखा। इसी बीच राजा फिलिप और बाय ज़ैमिन एक दूसरे का अभिवादन कर चुके थे और वर्तमान में सैनिकों और नागरिकों की विशाल सेना को देख रहे थे जो लामबंद होने के आदेशों की प्रतीक्षा कर रही थी। लगभग 1 मिनट की चुप्पी के बाद बाय ज़ैमिन के बगल में राजा की आह सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने ईमानदारी भरे शब्द कहे, बच्चे, तुम। बाय ज़ैमिन ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको बस मुझ पर भरोसा करना है। उसने अपनी नजरें सामने की ओर घुमाई और हल्के से सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, यह इस बात का सबूत होना चाहिए कि मैं वास्तव में गेल्स को दुनिया के शिखर तक पहुंचाने में सक्षम हूं। प्रलय का आना हमारे लिए सब कुछ और भी तेज और आसान बना देगा। राजा फिलिप ने अपने सामने खड़े 7000 से अधिक लोगों को मिश्रित भावनाओं से देखा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बगल में खड़ा युवक इतने कम समय में गेलद्वीप समूह की कुल जनसंख्या के लगभग 1/3 के बराबर लोगों को इकट्ठा कर लेगा।
जब मैंने तुम्हें दानव सेनापति बेलगोस को इतनी आसानी से हराते हुए देखा था, तभी से मुझे पता था कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। राजा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन अपनी दूसरी बेटी को पाकर बेहद राहत और खुशी महसूस कर रहा था। अंततः प्राचीन वन में बाई जैमिन को बेहोश पाने वाली और उसकी देखभाल करने वाली, साथ ही उसकी संपत्ति को किसी को भी छूने देने या उस दिन हुए भयानक विस्फोट के संबंध में पूछताछ के लिए उसे बंद करने का दृढ़ता से विरोध करने वाली राजा की बेटी सेराफिना डी गेल्स थी। अगर सेराफिना न होती तो बहुत सी चीजें अलग होती। दरअसल अगर उसने उस समय बाई जैमिन को ढूंढकर उसकी मदद न की होती तो दानव जाति के हमले के बाद गेल साम्राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, इसकी पूरी संभावना थी। बाई जैमिन राजा फिलिप के विचारों से अनभिज्ञ था, इसके बजाय उसके विचार बहुत सरल थे और उसने उदासीनता से कहा, यदि दाजिया का राजा अपनी सेना को अपने राज्य की रक्षा के लिए न ले जाता तो संख्या और भी अधिक होती। खैर, इससे हमारे लिए भी चीजें आसान हो जाती हैं, है ना? बेशक ऐसा ही है। ट्रैप साम्राज्य के नागरिकों को, जिन्हें ठीक आपके कहने पर विमोर शहर में इकट्ठा किया गया है, उनकी वजह से मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा है। गेल्स के राजा ने सीधे देखते हुए दोनों कनपटी रगड़ी और कमजोर आवाज में कहा, अब कई मिलियन और लोग हैं जिन्हें बेरक्रेस्ट शहर में किसी न किसी तरह बसाना है। सच में बहुत काम है। उद्धरण चिन्ह। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बाई जैमिन ने राजा के कंधे पर थपथपाते हुए कहा और फिर मुड़ गए। 1 मिनट रुको। राजा ने तुरंत उसे रोक दिया और हैरानी भरी आवाज में बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारा काम मुझ पर छोड़ दोगे? मैं घायल हूं, याद है ना? बाई जैमिन ने अपनी आंखें घुमाई और शहर की ओर चलते हुए ऊंची आवाज में कहा, महाराज के पास अनुकरणीय अधीनस्थ हैं, मुझे यकीन है कि वे एक टीम के रूप में अच्छा काम करेंगे। अरे रुको, चालाक बच्चे, वापस आओ। अफसोस की बात है, राजा के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बाई जैमिन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और कुछ ही सेकंड में सबकी नजरों से ओझल हो गया। सेराफिना और एलिस ने एक दूसरे को असहाय मुस्कान के साथ देखा, जबकि आत्मा के विकासकों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे हंसे या रोए। 2 दिन बाद, यानी विश्व को हिला देने वाले भूकंप के ठीक 8 दिन बाद, दुनिया ने एक और अभूतपूर्व घटना का अनुभव किया। हालांकि विश्वव्यापी भूकंप के विपरीत ये घटना दुर्लभ थी, भले ही इससे किसी को प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। गेल्स किंगडम, बेरक्रेस्ट सिटी। शाही परिवार के महल के शीर्ष पर खड़े होकर कुछ ही लोग वहां एकत्रित थे और एक को छोड़कर सभी गंभीर भावों के साथ आकाश की ओर देख रहे थे। वह व्यक्ति उदासीन प्रतीत हो रहा था। आकाश का रंग पूरी तरह से काला हो गया था, जिसमें 2 बड़े चमकीले पीले सूर्यों को छोड़कर कोई तारा नहीं था, जो तेज रोशनी से जलने के बावजूद मानस से भरे घने बादलों के कारण अपनी रोशनी को ठीक से फैलाने में असमर्थ थे। गड़गड़ाहट। बैंगनी बिजली तेजी से माना बादलों के बीच से अंदर बाहर चमक रही थी, जिससे आसपास का वातावरण कुछ पल के लिए आंशिक रूप से रोशन हो रहा था, फिर वह गायब हो जाती थी और उसकी जगह एक नई बिजली की चमक दिखाई देती थी। एलिस के दाहिनी ओर खड़ा लियाम पीले पड़े चेहरे के साथ आसमान की ओर देख रहा था। बिजली की बैंगनी रोशनी उसकी लाल आंखों में चमक रही थी और वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, अद्भुत। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। मैं महसूस कर सकता हूं कि बिजली की एक ही चमक में इतनी शक्ति है कि अगर मैं उसकी चपेट में आ जाऊं तो मुझे 1000 टुकड़ों में चकनाचूर कर देगी। चिंता मत करो, लियाम। मुझे यकीन है कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ या जड़ भी इस तरह का नजारा देखने के लिए इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहा होगा। एलिस ने गंभीर स्वर में कहा, अपनी ढाल को कसकर पकड़ते हुए और थोड़ा भौहें चढ़ाकर आकाश की ओर देखते हुए। सेराफिना का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में इतना गहरा भय था कि किसी के लिए भी इसे समझना मुश्किल था। हालांकि सेराफिना इसे समझा नहीं पा रही थी क्योंकि विश्व पुजारिन होने के कारण वह संसार की इच्छाशक्ति को मजबूत होते हुए महसूस कर सकती थी, लेकिन उस मजबूती के साथ साथ भय भी था। ऐसा लग रहा था मानो संसार किसी चीज या किसी व्यक्ति से भयभीत होकर कांप रहा हो। क्या ये सचमुच हो रहा है? उसने लगातार हो रही गड़गड़ाहट के बीच फुसफुसाती और मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में पूछा। कुछ सेकंड तक सब लोग चुप रहे, फिर फिलिप डी गेल्स ने धीरे से कहा, सभी नागरिकों को आदेश दिया गया है कि वे उन आश्रयों के अंदर रहें जो भीषण आपदा की स्थिति में बड़े पैमाने पर नुकसान से बचने के लिए जमीन से 400 मीटर नीचे बनाए गए हैं। सौभाग्य से वे आश्रय लगभग शहर जितने बड़े बनाए गए हैं, इसलिए काफी तंग होने के बावजूद सभी को वहां जगह मिल गई। गड़गड़ाहट। तूफानों के राजा के शब्दों की प्रतिक्रिया स्वरूप आकाश में और भी तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए
इस बार जोर से बोलते हुए कहा, गैल्स ट्रैप और मैस्टन से संबंधित 2500 से अधिक आत्मा विकासकों को शहर के पूर्व, उत्तर और पश्चिम में तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार के वायु प्रकार के जादुई जानवरों पर हमला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जादुई टावरों को दक्षिणी पर्वत पर स्थानांतरित कर दिया गया है। शहर की ऊर्जा ढालों को छोड़कर सभी उपलब्ध तंत्रों को अधिकतम क्षमता पर सक्रिय कर दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर भी कार्य करेंगे। गड़गड़ाहट। इस बार न केवल आकाश बल्कि जमीन भी इतनी जोर से कांपने लगी कि ऐसा लगा मानो महल भी एक पल के लिए हिल गया हो। ये शुरू हो रहा है, बाय जैमिन ने सपाट स्वर में कहा और अपने चेहरे पर उदासीनता का भाव लिए दूर कहीं देखने लगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कुछ ही सेकंड बाद सभी के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अपनी ऊंचाई के कारण दूर से मुश्किल से दिखाई देने वाले विशाल पेड़ एक के बाद एक गिरने लगे। वे जादुई जानवर और ओर्क्स हैं। लियाम ने पश्चिम की ओर देखते हुए चेहरे पर शिकन के साथ जोर से चिल्लाया। जल्द ही किले से अलग अलग तीव्रता के विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि बचाव करने वाले मनुष्यों ने हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जो दुनिया में आने वाले परिवर्तनों से बचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनने और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक आत्मा शक्ति को अवशोषित करना चाहते थे। अचानक एलिस का चेहरा पीला पड़ गया और वह जोर से चिल्लाए, यह क्या है? जल्दी से उत्तर की ओर देखो। जब राजा और अन्य लोगों ने उत्तर की ओर देखा तो उन सभी के भावों में जबरदस्त बदलाव आया जब उन्होंने दो विशालकाय जीवों को शहर की ओर बढ़ते हुए देखा, खासकर इसलिए क्योंकि वे दोनों जीव किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। बाय जैमिन ने उन दोनों प्राणियों को देखा और फिर आकाश की ओर देखा। बैंगनी बिजली की एक तेज चमक से पूरा इलाका हिल गया और उसकी आकृति रोशन हो गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, प्रलय में आपका स्वागत है। तीसरी बार। अध्याय 837 तीसरा सर्वनाश और एक महान खजाने का जन्म भाग 2। मैं पहले जाऊंगा, गैल्स के राजा ने गंभीर भाव से कहा और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उनका शरीर सफेद रोशनी की एक चमक में बदल गया और कुछ ही सेकंड में शहर की इमारतों के बीच गायब हो गया। चाहे अनजाने में हो या नहीं, राजा फिलिप के उत्तर पूर्व दिशा में 70 मीटर से अधिक ऊंचे और जैद की तरह पूरी तरह से हरे रंग की त्वचा वाले ओर्क का सामना करने के लिए आगे बढ़ने के बाद सभी की निगाहें बाय जैमिन पर टिक गईं। बाय जैमिन उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा था, जहां से दूसरा विशालकाय प्राणी उसकी ओर आ रहा था। उसे चुप देखकर लियाम ने उस प्राणी की ओर इशारा करते हुए जल्दी से कहा, बाय जैमिन, वह दुनिया के दक्षिणी भाग के उत्परिवर्तित जानवरों का नेता है। दानव जाति के विपरीत उत्परिवर्तित जानवर और अन्य जातियां हम मनुष्यों के समान हैं, इस मायने में कि वे अपने स्थान या जन्मस्थान के आधार पर अलग अलग नेताओं का अनुसरण करते हैं। यही बात उस हरे ओर पर भी लागू होती है जिससे महामहिम फिलिप मुकाबला करने गए हैं। बाय जैमिन ने सिर हिलाया और अवचेतन रूप से यह जानकर राहत महसूस की कि वे दोनों विशालकाय जीव सामान्य नहीं बल्कि अपने अपने क्षेत्रों के नेता थे। यदि वे दोनों तृतीय श्रेणी के जीव मामूली जीव थे तो बाय जैमिन को उम्मीद थी कि उसका सामना असली नेता से नहीं होगा। तो फिर मैं तुमसे पहले जाऊंगा, उसने कहा और फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया, क्रिम्सन लाइटनिंग फ्लैश। उसी समय जब उसके शरीर के चारों ओर दर्जनों सांप जैसी बिजली की चमक दिखाई दी और धीरे से चटकने लगी, जिससे आसपास का वातावरण अपनी लालिमा से जगमगा उठा, तो उसके बगल में सेराफिना की मधुर आवाज सुनाई दी। फैंटम एजिलिटी। बाय जैमिन ने तुरंत अपने शरीर में जादुई शक्ति और माना की एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस किया, जो उसके शरीर को पोषण दे रही थी और उसे और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कर रही थी। उसी समय आत्मा अभिलेख से एक संदेश उसकी आंखों के सामने कौंध गया। विश्व पुजारिन सेराफिना डी गैल्स ने आप पर एक बफ स्किल का प्रयोग किया है। अगले 20 मिनट के लिए आपकी चपलता एजिलिटी स्टेट में जोड़ 1-2 अंक की वृद्धि होगी। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सेराफिना की मीठी आवाज उसके गुलाबी होठों से निकलती रही और बाय जैमिन की आंखों में हरे रंग के संदेश चमकते रहे। पशुवत शक्ति। विश्व पुजारिन सेराफिना डी गैल्स ने आप पर एक बफ स्किल का प्रयोग किया है। अगले 20 मिनट के लिए आपकी शक्ति स्ट्रेंथ में जोड़ 1-2 अंकों की वृद्धि होगी। अक्षय। विश्व पुजारिन सेराफिना डी गैल्स ने आप पर एक बफ स्किल का प्रयोग किया है। अगले 20 मिनट के लिए आपकी स्टैमिना स्टेट जोड़ 1-2 अंक बढ़ जाएगी और खपत 20% कम हो जाएगी। बाय जैमिन को अपनी 3 प्राकृतिक क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि का अनुभव हुआ। उसने थोड़ा मुड़कर सेराफिना की ओर देखा, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उसके पास उसकी प्रभावशाली क्षमताओं की प्रशंसा करने का समय नहीं था। शुक्रिया पोनीटेल्स, फिर मिलेंगे, उसने कहा और जल्द ही अपने शरीर के चारों ओर लगातार चमकती बिजली के बीच गायब हो गया।
एलिस चुपचाप सेराफिना को देखती रही जबकि लियाम सीधे उत्तर की ओर युद्ध में शामिल होने के लिए अग्रसर हो गया। उनके बगल में खड़ी अन्ना ने दूसरी राजकुमारी की ओर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और धीरे से कहा, सेराफिना, मुझे आश्चर्य है कि आपने अपने पिता महामहिम राजा पर बूस्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, लेकिन आपने बाइज़ैमिन पर किया। गाइल्स पीछे से आया और सेराफिना के कंधों पर हाथ रख दिया, मानो वह उसकी पीने की साथी हो, और बड़ी मुस्कान के साथ बोला, अन्ना, तुम्हें नहीं पता। जब कोई लड़की अपने पिता से अलग होने लगती है तो इसका कारण ये होता है कि वह टकराना। उफ! गाइल्स के शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वह अपना पेट पकड़ते हुए पीछे हट गया। सेराफिना ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा, तुम्हें यही मिलना चाहिए था, छोटे बदमाश। किसी के कुछ कहने का इंतजार किए बिना शर्माती हुई छोटी राजकुमारी भी दूर स्थित युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ी। गाइल्स ने जल्दी ही खुद को संभाला और सेराफिना द्वारा पहले कोहनी से मारे गए स्थान को धीरे से सहलाते हुए आह भरी, हे भगवान, मुझे वास्तव में उस घुड़सवार पर दया आती है जो उस जंगली टट्टू को वश में करने की हिम्मत करता है। बाइज़ैमिन युद्ध क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर रुक गया, जहां मानव जाति के आत्मा विकासकर्ता अन्य जातियों के प्राणियों का सामना कर रहे थे, जो न केवल उनके खिलाफ लड़ रहे थे बल्कि एक दूसरे से भी लड़ रहे थे। उसके सामने एक विशालकाय सांप, जिसे आसानी से अजगर माना जा सकता था, रुक गया और अंधेरे में चमकती अपनी सुनहरी आंखों से उसे घूरने लगा। वह विशालकाय सांप 800 मीटर से भी अधिक लंबा था और जब वह अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाता था तो उसकी ऊंचाई आसानी से 500 मीटर तक पहुंच जाती थी। उसकी पूरी लंबाई चमकदार काले रंग के मोटे खुरदुरे कवच से ढकी हुई थी और उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सफेद धुंध निकलती थी जो संपर्क में आने वाली हर चीज को जमा देती थी। ये निस्संदेह अब तक बाइज़ैमिन द्वारा देखा गया सबसे विशालकाय जीव था। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसे उस जीव की ओर से अपने प्रति कोई शत्रुतापूर्ण भावना महसूस नहीं हुई, कम से कम इतनी तीव्र नहीं कि जल्द ही कोई लड़ाई छिड़ जाए। पूर्व दिशा की ओर देखते हुए बाइज़ैमिन की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि राजा फिलिप भी उस विशालकाय हरे रंग के ओर्क से लड़ रहे थे। उसने अपनी निगाहें उस विशालकाय सांप की ओर घुमाई जो अभी भी उसे घूर रहा था और शांत भाव से पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप जैसे तृतीय कोटि के आत्मा विकासकर्ता अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर मानव क्षेत्र में क्यों भटक गए? प्रत्येक प्रलय ने प्रत्येक दुनिया के केवल कमजोर प्राणियों को ही प्रभावित किया, जबकि अधिक शक्तिशाली प्राणी काफी हद तक अप्रभावित रहे, सिवाय इसके कि उन्हें माना को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई या निरंतर गुरुत्वाकर्षण वृद्धि के कारण थकान बढ़ गई। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर पहले प्रलय के दौरान माना के अनुकूल होने में कम सक्षम मनुष्य ज़ोंबी में बदल गए, जबकि दूसरे प्रलय के दौरान अवर्गीकृत जानवर और गोब्लिन और भी अधिक हिंसक हो गए, जो नजर आने वाली हर चीज पर हमला कर रहे थे या शक्ति के बड़े स्रोतों का पीछा कर रहे थे, मानो वे शक्ति प्राप्त करने और जीवित रहने के लिए पागल हो गए हों। जहां तक इवेंटाइड वर्ल्ड की बात है, जो सोल रिकॉर्ड के आगमन के बाद से अपने तीसरे सर्वनाश का सामना कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर के जानवर और अन्य कम बुद्धि वाली नस्लें उन अवर्गीकृत लोगों की तरह ही पागल हो गई थी और यही कारण था कि प्रत्येक सर्वनाश कई दृष्टिकोणों से पिछले वाले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण था। हालांकि प्रथम क्रम के प्राणी, जिनकी बुद्धि मनुष्यों जैसी विकसित थी, अपने पास मौजूद माना पर नियंत्रण खोने के प्रतिकूल प्रभावों का अधिक प्रतिरोध कर सकते थे। यह उनके लिए एक साथ वरदान और अभिशाप दोनों था, क्योंकि प्रतिरोध करने की क्षमता का अर्थ था कि वे अंधाधुंध शिकार करने नहीं निकलेंगे, जिससे अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर तो नहीं चूकेंगे, लेकिन साथ ही साथ खुद को किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा मारे जाने से भी बचा लेंगे। उसके सामने मौजूद तीसरे दर्जे के सर्प की बात करें तो उस प्राणी के पास इतनी शक्ति थी कि वह माना परिवर्तन से प्रभावित नहीं हो सकता था। इसलिए उस जानवर के यहाँ प्रकट होने का कोई कारण होना चाहिए, और जिस तरह से हालात चल रहे थे, उसे देखते हुए बाइज़ैमिन का अनुमान था कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ना जरूरी नहीं था। ऐसी स्थिति में वह इसका स्वागत करेगा। विशालकाय सांप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाइज़ैमिन को घूर रहा था। कुछ सेकंड बाद एक स्पष्ट स्त्री की आवाज आसपास गूंज उठी, मानव आत्मा के विकासकर्ता, आइए खजाने को पाने के लिए गठबंधन करें। बाइज़ैमिन लगातार पलकें झपकाते हुए उस विशालकाय सांप को घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात से ज्यादा हैरान था कि विशालकाय सांप ने बिना मुंह खोले ही बात की, या इस बात से कि वह उससे गठबंधन करना चाहती थी, जबकि वह साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि उसका स्तर केवल 50 था। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा भ्रमित किया वह उस विशालकाय सांप के शब्द थे। खजाना? आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा।
उसके सवाल पर विशालकाय सांप ने भी पलकें झपकाईं और कहा, तुम्हें देखकर मुझे खतरे का आभास हो जाता है, जिसका मतलब है कि अगर हम दोनों के बीच लड़ाई हुई तो तुम मेरी जान को खतरा पहुंचाने के लिए काफी शक्तिशाली हो। तुम्हारे जैसे दुर्लभ आत्मा विकासकर्ता को अपनी मानव जाति में इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त होना चाहिए कि तुम्हें विशेष जानकारी मिल सके। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि किसी दुनिया के विकास के दौरान क्या होता है? भाई जैमिन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि किसी दुनिया के विकास के दौरान सब कुछ पागलपन और नरसंहार ही नहीं होता। दरअसल अब जब उसने इस बारे में और गहराई से सोचा तो उसे पता चला कि जब पृथ्वी का पहली बार विकास हुआ तो सभी जीवित प्राणियों को माना नामक एक दिव्य खजाना प्राप्त हुआ, साथ ही खुद को उस स्तर तक मजबूत करने की क्षमता भी मिली जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या पृथ्वी ने अपने दूसरे चरण से गुजरते समय किसी खजाने को जन्म दिया था? ऐसा विचार स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग में आया और एक बार जड़ पकड़ लेने के बाद वह इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं सके। क्योंकि भाई जैमिन पृथ्वी पर विकास के दूसरे चरण में प्रवेश करने के बाद केवल कुछ ही दिनों तक रहा था, इसलिए उसे इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था या क्या हो रहा था। हालांकि ऐसा लगता है कि जब वह वापस लौटेगा तो उसे अपने अनुमान से कहीं ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे ही भाई जैमिन चिंता से भौहें चढ़ा रहा था तभी आसपास से विशालकाय सांप की आवाज फिर से सुनाई दी। आपके चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है कि आपको सचमुच पता नहीं था। यह अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे समझाने दीजिए। तीसरे दर्जे की विशालकाय नागनी की सुनहरी आंखें चमक उठी और उसने स्पष्ट और मधुर स्वर में कहा, लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब हमारी दुनिया दूसरे चरण में प्रवेश कर रही थी तब शेष सभी माना और आत्मा शक्ति के विलय से एक महाकाव्य श्रेणी का खजाना उत्पन्न हुआ। यद्यपि यह 100% निश्चित नहीं है, लेकिन सभी जातियों के पूर्वजों का अनुमान है कि तीसरे चरण तक जो खजाना उत्पन्न होगा वह एक महान श्रेणी का खजाना होगा। विशालकाय सांप की बातें सुनकर भाई जैमिन की आंखें चमक उठीं और उसने अनजाने में अपनी भंडारण अंगूठी को रगड़ा। अध्याय 838 नाग रानी और ओर्क राजा। पौराणिक श्रेणी के खजाने इतने कीमती थे कि भाई जैमिन ने लिलित से सुना था कि उच्चतर सत्ताएं भी उन्हें बहुत महत्व देती थीं। क्योंकि लीजेंड श्रेणी का खजाना बनाना बेहद मुश्किल था, इसलिए भाई जैमिन को भी अपने स्तर से कहीं ऊपर की शक्तियों को मारने के बावजूद कभी कोई लीजेंड श्रेणी का खजाना नहीं मिला था। दरअसल अगर सोल रिकॉर्ड ने उसे और शांगुआन बिंग जू को ओब्लोन वर्ल्ड में स्थानिक दरार पार करने के बाद विनाशक का विनाशक मिशन न दिया होता तो उसके पास उसकी स्थानिक भंडारण अंगूठी भी न होती। यही उसका एकमात्र लीजेंड श्रेणी का खजाना था। इतने विशाल खजाने का जिक्र सुनकर भाई जैमिन का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। हालांकि उससे पहले कुछ बातों की पुष्टि करनी थी और मानो किसी ने उसके मन की बात जान ली हो, भाई जैमिन को वह जवाब मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आपके सामने मौजूद विकसित सांप जो कह रहा है वह सच है। लिलीत की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ये 100% सटीक नहीं है और इसलिए मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी दुनिया में पृथ्वी के दूसरे चरण में विकसित होने पर कोई खजाना पैदा नहीं हुआ था। यही एक और कारण है कि मैंने पहले कुछ नहीं कहा। भाई जैमिन के चेहरे पर विचारशील भाव थे और लिलित की बातें सुनकर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें भी लगा कि बेहतर यही होगा कि लिलित उन्हें ऐसी जानकारी से बोझिल न करे जिसके बारे में वह खुद भी निश्चित न हो। जब विशालकाय विकसित सर्प ने अपनी बड़ी सुनहरी आंखों से भाई जैमिन को देखा तो उसे लगा कि वह उसके पिछले प्रस्ताव का जवाब देने से पहले संभावनाओं पर विचार कर रहा है। हालांकि उस विकृत प्राणी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी उसके बहुत करीब ही मौजूद है। क्या आपको माना बवंडर याद है? दरअसल कभी कभी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं तब घटित होती हैं जब 5 से अधिक माना बवंडर फटते हैं और अपने भीतर समाई हुई माना को एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब फैला देते हैं। यह मुक्त हुई माना दुनिया के अभिलेखों और मारे गए प्राणियों के अभिलेखों के साथ मिलकर एक बिल्कुल नए खजाने को जन्म देती है। इस तरह की घटनाएं असामान्य हैं, लेकिन हाँ, ये होती हैं। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि जन्म लेने वाला खजाना पौराणिक स्तर का ही होगा। ये पूरी तरह से विस्फोट के दौरान अवशोषित हुई माना और अभिलेखों की मात्रा और उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। दरअसल उच्च सत्ताओं द्वारा अधिक संसारों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में खूनी युद्ध लड़ने का एक और कारण ये था कि किसी गुट के नियंत्रण में जितने अधिक संसार होते थे, उच्च श्रेणी का खजाना प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होती थी। हालांकि लिलित ने भाई जैमिन को इस तथ्य के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अभी उसे यह जानना आवश्यक नहीं था और समय आने पर वह शायद इसे स्वयं ही समझ जाएगा। लगभग 1 या 2 मिनट बाद भाई जैमिन ने विकसित हो चुके सांप को देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या आपका कोई नाम है जिससे मैं आपको पुकार सकूं?
वरना अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको सांप ही कह सकता हूं। हाँ 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 हाँ। बाय जैमिन का सवाल सुनकर विकसित हो चुकी नागिन अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि आसपास का वातावरण हिल गया और उसके मुंह के किनारों से निकलने वाली धुंध और भी घनी हो गई, मानो उसके शरीर पर भी बर्फ की एक अतिरिक्त परत जमने लगी हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। नाग ने अपनी बड़ी सुनहरी आंखों से उसे देखते हुए अपनी स्पष्ट आवाज में कहा, मनुष्य, तुम सचमुच दिलचस्प हो। मैं 700 वर्षों से अधिक समय से जीवित हूं, लेकिन तुम तीसरे प्राणी हो और दूसरे मनुष्य हो जिसने मुझसे पूछा है कि क्या मेरा कोई नाम है। खैर, भले ही तुम मेरे गठबंधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दो, लेकिन तुम्हारे जैसे शिक्षित व्यक्ति से मिलना और ये तथ्य कि तुमने मुझे खूब हंसाया, यहां तक कि मेरी यात्रा को व्यर्थ नहीं जाने देता। बाय जैमिन ने उदासीन और भावहीन चेहरा बनाए रखा। हालांकि अगर उस विकसित सांप को पता चल जाता कि वह क्या सोच रहा है, तो वह शायद उसे जिंदा ही खा जाना चाहती। मेरा नाम मेई लिन है। मैं दुनिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाए जाने वाले सभी उत्परिवर्तित जीवों के 30% की रानी हूं। इसे कभी मत भूलना, विकसित हो चुके सांप ने बड़े गर्व से कहा। मेई लिन को गर्व महसूस करने का पूरा हक था, क्योंकि दुनिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद उत्परिवर्तित जीवों में से 30% की संख्या निश्चित रूप से करोड़ों में थी। हालांकि बाय जैमिन का ध्यान मेई लिन के नाम पर गया। कुछ मीटर दूर खड़े उस विशालकाय जीव को देखते हुए उसने अनजाने में बुदबुदाया, चीनी। ये चीनी नहीं है, यह मेई लिन है। विकसित हुए सांप ने कहा। इस बार वह स्पष्ट रूप से थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसे भूल जाओ। बाय जैमिन ने सिर हिलाया और फिर मुख्य विषय पर आ गया। मेई लिन, तुम्हारे पहले के प्रस्ताव के बारे में। क्या आपने आखिरकार अपना फैसला कर लिया है? बाय जैमिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया और इसके बजाय शांत भाव से पूछा, गठबंधन के बारे में क्या आपको कोई आपत्ति होगी यदि अन्य आत्मा विकासकर्ता हमारे साथ जुड़े? चिंता न करें, वे भी शक्तिशाली होंगे और बोझ नहीं बनेंगे। मेई लिन कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और दूर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, क्या आप फिलिप और जिलुग के बारे में बात कर रहे हैं? जिलुग। बाय जैमिन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर हरे रंग के उस ओर्क पर पड़ी जो राजा फिलिप से लड़ने के बजाय बातें कर रहा था। चूंकि विकसित सांप गैल्स के राजा का नाम जानता था, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि जिलुग ही इस क्षेत्र में ओर्क्स के असली नेता का नाम था। बाय जैमिन ने अपना ध्यान वापस उस विशालकाय सांप पर केंद्रित किया और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे उस जिलुग के बारे में कुछ नहीं पता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन गैल्स का राजा निश्चित रूप से हमारे साथ शामिल होगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद मेई लिन ने धीरे से अपना बड़ा सिर हिलाते हुए विचारशील स्वर में कहा, यह भी अच्छा है। अगर फिलिप गठबंधन में शामिल हो जाता है तो जिलुग के पास भी शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जब तक कि वह मौत को गले नहीं लगाना चाहता। इसके अलावा इस तरह खजाने को चुराने की हमारी संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। खजाना चुराना। बाय जैमिन रहस्यमय और अपरिचित शब्द सुनकर फिर से असमंजस में पड़ गया। दुर्भाग्य से ये सवाल पूछने का समय नहीं था, क्योंकि दूर चल रहे युद्ध के कारण धरती पहले से ही कांप रही थी और अब वह और भी तेजी से कांपने लगी। चुड़ैल मेई लिन, यह एक चमत्कार है कि तुम अभी भी जीवित हो। आसपास के वातावरण में एक शक्तिशाली गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। बाय जैमिन ने पीछे मुड़कर देखा और एक पल के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी, फिर उनका चेहरा सामान्य हो गया। फिर भी उनके शरीर की मांसपेशियां थोड़ी कस गईं और उनका पूरा शरीर युद्ध के लिए तैयार हो गया, मानो किसी भी क्षण लड़ने के लिए तत्पर हो। जिलुग, तुम्हारे मरने से पहले मरने की मेरी कोई योजना नहीं है। गैल्स का राजा और लगभग 70 मीटर लंबा ओर्क पास आए। राजा का शरीर पलक झपकते ही गायब हो जाता था, हर कदम पर अपनी पिछली स्थिति से गायब होकर 30 मीटर से अधिक दूर प्रकट होता था। ये भाला चलाने वाले के रूप में उसकी उच्च चपलता का एक दृश्य प्रभाव था। जहां तक उस विशालकाय ओर्क की बात है, उसका हर कदम इतना बड़ा था कि वह बहुत लंबी दूरी तय कर लेता था। हालांकि उसकी गति उसकी खासियत नहीं लगती थी, फिर भी वह बिना किसी स्पष्ट समस्या के राजा के साथ कदम मिलाकर चलने में कामयाब रहा। अब जब बाय जैमिन को जिलुग को करीब से देखने का मौका मिला, तो वह ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया कि उस ओर्क का शरीर न केवल हरे रंग का था, बल्कि उसकी पूरी त्वचा अलग अलग आकार के पत्थरों से ढकी हुई थी जो असली जेड जैसे दिखते थे। इतना ही नहीं, इस इलाके के ओर्कों के असली सरदार की पीठ पर एक विशाल फावड़ा था। वाकई अजीब बात थी। जिलुग ने उसी समय बाय जैमिन को देखा जब बाय जैमिन उसे देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उस विशालकाय ओर्क ने जोरदार आवाज में कहा, फिलिप, क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में तुमने पहले बात की थी?
यही है जिलुग। राजा फिलिप ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, क्या सोचते हो? इस बार यही हमारा तुरुप का पत्ता साबित होगा। ओर्क की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना राजा ने विकसित हो चुके सांप को देखा और दोस्ताना लहजे में कहा, मेइलिन, हमारी मुलाकात को लगभग 300 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा आकार तो लगभग दोगुना हो गया है। हाँ हाँ, लगता है तुम खूब तरक्की कर रही हो। फिलिप डी गैल्स, तुम बड़े चालाक हो। ये मत सोचो कि मैं भूल गई हूं कि तुमने उन दिनों रैंक 3 माउंटेन रूट कैसे चुराया था और फिर भाग गए थे। मेइलिन ने दबी आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों में कोई द्वेष नहीं था। हाँ हाँ, उस बारे में मैं एक दिन इसकी भरपाई जरूर करूंगा, वादा करता हूं। राजा फिलिप ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया। विनाशकारी युद्धों से बचने के लिए राज्य के सभी राजाओं ने अपने क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न जातियों के नेताओं के साथ एक सौहार्दपूर्ण समझौता किया था। ये समझौता बहुत सरल था और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि 50 से ऊपर के आत्मा विकासकर्ता दूसरे राज्यों की सीमाओं में प्रवेश न करें, ताकि उन विनाशकारी युद्धों को टाला जा सके जिन्हें कोई नहीं देखना चाहता था। बाय ज़ैमिन दोनों पक्षों के बीच की बातचीत को देख रहा था और उसके मन में यह विचार उठने लगा कि क्या पृथ्वी पर कभी दुनिया पर राज करने वाली मानवता को भी अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा ज़ोंबी के हवाले करना पड़ेगा। हम जिलों की विचारपूर्ण हल्की गुनगुनाहट ने बाय ज़ैमिन के विचारों को उसी समय रोक दिया जब मेइलिन और किंग फिलिप उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। जिलोग, क्या हुआ? विशालकाय ओर्क के विचित्र व्यवहार को देखकर राजा ने गहरी आवाज में पूछा। हालांकि जिलुग ने राजा फिलिप के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय बाय ज़ैमिन को घूरता रहा और मन ही मन बुदबुदाया, साफ तौर पर तुम छोटे हो। तुम तो केवल 50वें स्तर पर हो। लेकिन मुझे कभी कभी खतरा क्यों महसूस होता है और कभी कभी नहीं। ये लो। स्विश। जब सभी लोग ओर्क के अजीबोगरीब विचारों से अचंभित खड़े थे, तभी जिलुग ने अचानक अपना दाहिना मुक्का भयंकर रूप से नीचे की ओर बाय ज़ैमिन की तरफ घुमाया। जिलुग, क्या तुम पागल हो गए हो? रुकना। न तो राजा फिलिप और न ही विकसित नाग मेइलिन को जिलुग से इस तरह के अचानक हमले की उम्मीद थी, खासकर तब जब वह शांति से कुछ सोच रहा था। विशेषकर ये देखते हुए कि वह गठबंधन की तलाश में इतनी लंबी दूरी तय करके यहां आया था। बाय ज़ैमिन ने नीचे आते विशालकाय मुके को बिना किसी भाव परिवर्तन के देखा। उसके पैरों तले जमीन धंस गई और हमले के जमीन पर गिरने से पहले ही पत्थर धूल में बदल गए, जो इस बात का प्रमाण था कि उस विशालकाय ओर्क की शारीरिक शक्ति कितनी भयानक थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी भींच गई और उसी समय उसका बायां पैर आगे बढ़ा, दाहिना पैर पीछे हट गया। बिना किसी कौशल का प्रयोग किए और बिना किसी दिखावटी चाल के बाय ज़ैमिन ने अपनी कुल शारीरिक शक्ति का 80% सीधे इस्तेमाल करते हुए जोरदार प्रहार किया। बूम। राजा फिलिप और विकसित नाग मेइलिन की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने दोनों मुट्ठियां टकराईं और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की लहर ने दोनों को पीछे धकेल दिया क्योंकि उन्होंने इस तरह के परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। गड़गड़ाहट। आकाश में ऊर्जा की बिजली की चमक के बीच दो महाशक्तियों के बीच टकराव के परिणामस्वरूप वातावरण में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। 1.80 मीटर लंबे एक छोटे से इंसान को अपना हाथ आगे बढ़ाकर कम से कम 70 मीटर लंबे एक विशालकाय ओर्क की मुट्ठी को सफलतापूर्वक रोकते हुए देखना देखने वाले हर किसी के लिए बेहद चौंकाने वाला और घुटन भरा दृश्य था। टकराना, 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 टकराना। 2-3 सेकंड तक गतिरोध के बाद जिलुग का दाहिना हाथ लड़खड़ा गया और कुछ और न कर पाने के कारण वह मजबूरन 5 कदम पीछे हट गया, अंततः प्रतिद्वंद्वी के मुके की पूरी विनाशकारी शक्ति से खुद को बचाने के लिए, जो उसकी मुट्ठी से उसके पैरों तक पहुंचा और परिणामस्वरूप उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ जमीन को नष्ट कर दिया। बाय ज़ैमिन अपनी पिछली स्थिति से नहीं हिला। हालांकि उसने पिछली झड़प को अपनी जीत नहीं माना और जब उसने अपनी खून बहती मुट्ठी पर फटी हुई त्वचा को देखा तो उसकी काले रंग की आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी। अध्याय 839 शारीरिक रूपांतरण। बाय ज़ैमिन को अपनी शारीरिक शक्ति पर पूरा भरोसा था और साथ ही साथ अपनी रक्षात्मक क्षमता पर भी उनका पूरा भरोसा था, खासकर तब जब उन्होंने चीन के 5 सिल्वर पैगोडा में बुनकर चींटियों की गुफा के अंदर रहते हुए अपने द्वितीय श्रेणी के सिल्वर स्किन कौशल को अगले स्तर तृतीय श्रेणी के गोल्डन बोन्स में विकसित किया था। गोल्डन बोन्स तीसरे क्रम की निष्क्रिय क्षमता स्तर 1। आपकी त्वचा इतनी कठोर हो जाती है कि अब एनहिलेशन श्रेणी के बाहर कोई भी पूर्व विकास हथियार आपकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता। रैंक 0 के हथियार आपको काट नहीं सकते और रैंक 1 के हथियार आपके विरुद्ध 40% कम प्रभावी होते हैं। आपके आंतरिक अंगों की कठोरता पिछले चरण की तुलना में 2 गुना बढ़ जाती है और आपका अस्थि कंकाल अब एक स्वर्ण कंकाल के बराबर हो जाता है, जो आपकी प्राकृतिक सुरक्षा को 5 गुना बढ़ा देता है।
आपकी सहनशक्ति स्टेमिना में स्थायी रूप से जोड़ 700 अंक की वृद्धि होती है। सिल्वर स्किन कौशल के गोल्डन बोन्स में विकसित होने के साथ बाइजैमिन को पूरा भरोसा था कि तीसरे क्रम के प्राणी के एक साधारण मुक्के से उसे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का 80% उपयोग करके हमले का जवाब दिया था। हालांकि उसके आश्चर्य और अविश्वास के लिए उसकी दाहिनी मुट्ठी से खून बह रहा था और उसके हाथ की त्वचा सचमुच छिलकर मांस तक पहुंच गई थी। हालांकि यह सच था कि पिछले संघर्ष में विशालकाय ओर्क को फायदा हुआ था, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे की ओर प्रहार किया था, जिससे उसकी पहले से ही भयानक शारीरिक शक्ति में गुरुत्वाकर्षण और वजन जुड़ गया था। लेकिन बाइजैमिन ने इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं की थी, खासकर तब जब दूसरे पक्ष ने किसी भी कौशल का उपयोग नहीं किया था। हा 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 हा। ओर्क राजा की जोरदार हंसी ने बाइजैमिन का ध्यान आकर्षित किया और आगे देखने पर उसने पाया कि ज़िलुग अपनी बड़ी नीली आंखों से उसे देख रहा था, जबकि उसका दाहिना हाथ बार बार कांप रहा था। ज़िलुग ने बाइजैमिन की ओर देखा और बड़ी दोस्ताना हंसी के साथ कहा, मानव बालक, बुरा नहीं है। जब फिलिप नाम के उस बूढ़े मानव राजा ने मुझे पहले बताया था कि उसने हमारे गठबंधन में एक अच्छा सदस्य जोड़ा है, तो मुझे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम केवल प्रथम श्रेणी में हो, तो मैं मानता हूं कि मुझे निराशा हुई और यहां तक कि मुझे धोखा भी महसूस हुआ। मेरा मतलब है, भला कौन समझदार व्यक्ति यह उम्मीद करेगा कि एक 50वें स्तर के मानव आत्मा विकासक के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों से लड़ने की शक्ति होगी? क्या तुम भी मुझसे सहमत नहीं हो? हाँ हाँ हाँ। नागों की रानी मेई लिन और गैल्स के राजा ने ज़िलुग को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उस ओर्क राजा को मूर्ख कहें या होशियार। अच्छा, अब जब यहाँ सबको पता चल गया है कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तो मुझे लगता है कि वो चुड़ैल मेइलिन भी युद्ध के मैदान में तुम पर भरोसा करने में ज्यादा सहज महसूस करेगी, है ना? हाँ 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 हाँ। ज़िलुग, क्या तुम ठंड से जमकर मरना चाहते हो? अरे बुढ़िया, इतनी उबाऊ मत बनो। हम जैसे बूढ़े लोगों को भी जीवन में कुछ खुशियों की जरूरत होती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बाइजैमिन ने दो अलग अलग नस्लों के अस्तित्व को नजरअंदाज किया और अपनी दाहिनी मुट्ठी को देखने लगा, जहां युद्ध के दस्ताने के बावजूद खून आसानी से बह रहा था। एक गहरी आह भरते हुए उसने रक्त नियंत्रण शक्ति को सक्रिय किया और जल्द ही क्षतिग्रस्त ऊतकों के तेजी से पुनर्जनन के कारण उसकी मुट्ठी में हल्की जलन महसूस होने लगी। वह इतना अहंकारी था कि उसे लगा कि तृतीय श्रेणी के मध्यवर्ती स्तर का कोई आत्मा विकासकर्ता आमने सामने की लड़ाई में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कम से कम एक योद्धा तो नहीं, क्योंकि जादूगर तो एक अलग ही मामला थे। हालांकि उसके हाथ पर लगे घाव ने उसकी आंखें फिर से खोल दी। ज़िलुग ने बाइजैमिन के उलझन भरे चेहरे को भांप लिया और 700 वर्षों से अधिक के अपने अनुभव के कारण वह समझ गया कि युवक क्या महसूस कर रहा है। उसका पहले वाला रवैया बदल गया, उसकी आवाज गंभीर और गहरी हो गई। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और शांत भाव से कहा, हे मनुष्य बालक, भले ही मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बुरा या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। राजा फिलिप और विकसित नाग मेइलिन ने विशालकाय ओर्क की हरे रंग की मुट्ठी पर पड़ी पतली लेकिन स्पष्ट काली दरार को देखकर कुछ पल के लिए अपनी सांस रोक ली। बाइजैमिन के विपरीत उन दोनों को ज़िलुग का बेहतर ज्ञान था, इसलिए वे जानते थे कि वह दरार क्या दर्शाती है। मेरी निष्क्रिय क्षमता ज़ेड बॉडी न केवल मेरी शारीरिक शक्ति को आपकी सोच से कहीं अधिक बढ़ाती है, बल्कि मेरी प्राकृतिक रक्षा क्षमता को भी आपकी सोच से कहीं अधिक बढ़ाती है, ज़िलुग ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा। उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और वहां पड़ी दरार को देखते हुए धीरे से कहा, कम से कम 2 शताब्दियों में ये पहली बार है कि मेरी रक्षा क्षमता इस तरह टूटी है, और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी का एक आत्मा विकासक है जिसने कोई कौशल सक्रिय नहीं किया, और हालांकि वह मानव जाति का है जिसके शरीर हम ओर्क्स या विकसित जानवरों की तुलना में दयनीय रूप से कमजोर हैं। यदि आप आश्चर्यचकित हैं तो आपको क्या लगता है कि मुझे कैसा लग रहा होगा? बाइजैमिन ने सिर हिलाया और इस बारे में कुछ नहीं कहा। ज़िलुग की बात सच थी और उसमें काफी तर्क भी था, लेकिन बाइजैमिन का लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसलिए अपने से ऊपर के स्तर के किसी व्यक्ति से इस तरह चोट पहुंचना उसके लिए एक बड़ा सबक था। तो फिर अब हम उस गठबंधन के बारे में चर्चा क्यों न करें जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था? बाइजैमिन ने प्रस्ताव रखा। वो पिछले विषय पर ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था, उसकी प्राथमिकता उस खजाने को प्राप्त करना था जो भविष्य में पैदा हो सकता था। भले ही यह 100% निश्चित न हो, लेकिन लीजेंड श्रेणी का खजाना प्राप्त करने की संभावना को बाइजैमिन बिल्कुल भी नजरअंदाज करने को तैयार नहीं था। उससे पहले राजा फिलिप ने विकसित हुए सांप की ओर देखा और पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, मेइलिन, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती?
मेई लिन ने सिर उठाकर उस ओर देखा जहां गैल्स का राजा इशारा कर रहा था। जादुई शक्तियों के सक्रिय होने या शक्तिशाली शारीरिक हमलों से उत्पन्न लगातार विस्फोटों की आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, जो इस बात का प्रमाण थी कि मनुष्यों और अन्य जातियों के बीच युद्ध अभी भी जारी था। उसने अपना बड़ा सिर हिलाया और कहीं से उसकी कोमल आवाज आए, मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। भले ही वे उत्परिवर्तित जानवर वास्तव में मेरे अधीन हैं और सामान्य परिस्थितियों में वे मेरी बात मानते हैं, मैं सोल रिकॉर्ड को हरा नहीं सकती। अब जबकि वे अवर्गीकृत और प्रथम श्रेणी के जानवर आने वाले खतरे और जंगली माना के डर से अपना होश खो चुके हैं, वे रुकेंगे नहीं। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर हमला करते रहेंगे, चाहे वह इंसान हो या नहीं। फिलिप डी गैल्स ने चुपचाप जिलुक की ओर देखा। दक्षिण दिशा में लड़ रहे प्राणियों में ओर्क्स भी शामिल थे। मैं कुछ नहीं कर सकता, इस मामले में मैं उस चुड़ैल की तरह ही बेबस हूं। जिलुक ने उदासीनता से कंधे उचका दिए, ये जानते हुए कि राजा फिलिप अपनी आंखों से क्या पूछना चाह रहे थे। गैल्स के राजा ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। एक साझा लक्ष्य के लिए गठबंधन के कारण मेई लिन और जिलुक मानव आत्मा विकासकों पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि वे फिलिप को उन उत्परिवर्ती जानवरों और ओर्क्स पर हमला करने की अनुमति भी नहीं देंगे जो दक्षिण में मनुष्यों के साथ आपस में लड़ रहे थे। इसका कारण ये था कि यद्यपि वे उत्परिवर्ती जानवर और ओर्क्स अब उनके नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन जब स्थिति शांत हो जाएगी तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, और यदि उनमें से एक भी जीवित बच जाता है तो ये लगभग निश्चित था कि वह अस्तित्व द्वितीय श्रेणी में विकसित हो चुका होगा। शासक होने के नाते मेई लिन और जिलुक द्वितीय श्रेणी के आत्मा विकासकर्ताओं के महत्व को जानते थे और इसलिए वे किसी को भी उनके संभावित जन्म में लापरवाही से हस्तक्षेप नहीं करने देते थे। बेशक वे उस समय चल रहे युद्ध में भी तब तक हस्तक्षेप नहीं करते थे जब तक कि कोई अन्य तृतीय श्रेणी की शक्ति उसमें दखल न दे दे। बच्चों को लड़ने दो, हम बड़ों के मामलों पर चर्चा करते हैं, जिलुक ने कहा, और बाई जैमिन की हैरान आंखों के सामने उसका शरीर अचानक चमक उठा और सिकुड़ने लगा। महज कुछ ही सेकंड में 70 मीटर लंबा शरीर सिकुड़कर 3 मीटर का हो गया, और हालांकि यह अभी भी बड़ा दिख रहा था, लेकिन यह आंखों को कहीं अधिक स्वीकार्य लग रहा था। क्या तुम्हें लगा कि मैं अपनी इस लंबाई के साथ हर जगह जाता हूं? जिलुक ने हैरान बाई जैमिन को देखते हुए चिढ़कर कहा। अगर ऐसा होता तो मुझे कोई भी महिला पसंद नहीं करती, है ना? ऑक राजा की बातों पर बाई जैमिन और राजा फिलिप के होठों के कोने कई बार फड़क उठे। हालांकि बाई जैमिन को यह महसूस हुआ कि जिलुक का आकार भले ही छोटा हो गया था, लेकिन उसकी असली ताकत में जरा भी कमी नहीं आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं? बाई जैमिन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और ठीक उसी समय उसने मेई लिन के शरीर को चमकते हुए देखा। क्या तुम भी सिकुड़ सकते हो? उसने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि काले रंग की चमक ने विशालकाय सांप की आकृति को पूरी तरह से ढक लिया था। मुझे छोटा कर दो। ओह हाँ, विकसित नागिन की आवाज उसके शरीर को ढकने वाली चमक के अंदर से आए। एक पल के लिए मैं भूल गई थी कि तुम बस एक छोटे लड़के हो, हम जैसे बूढ़े राक्षस नहीं। स्वाभाविक रूप से तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि जब दूसरी जातियां तृतीय श्रेणी में पहुंचती हैं तो क्या होता है। जल्द ही लगभग 1.80 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही काले रंग की चमक फीकी पड़ने लगी। बाई जैमिन की चौंकी हुई आंखों के सामने मेई लिन का रूप प्रकट हुआ। हालांकि वह अब एक सांप नहीं बल्कि एक महान मानव सौंदर्य थी। वह काले रंग के कवच से ढकी हुई थी, जो उसके लंबे, गहरे, हल्के घुंघराले बालों से मेल खाता था। उसके बाल उसकी पीठ पर लटके हुए थे और जमीन पर लबादे की तरह फैले हुए थे। उसकी लंबी भुजाएं और उससे भी लंबी टांगें आंशिक रूप से खुली हुई थीं, जिससे उसकी बेदाग सफेद त्वचा दिखाई दे रही थी, जो रेशम की तरह चिकनी लग रही थी। उसका चेहरा अंडाकार था और उसकी सुंदर सुनहरी आंखें अंधेरे में स्पॉटलाइट की तरह चमक रही थीं। हालांकि उसकी आंखों के रंग और मोटे होठों के अलावा सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसकी पुतलियां वास्तव में सरीसृप की तरह दो सीधी और काली रेखाएं थीं। बाई जैमिन सचमुच हैरान रह गई। अगर उसकी आंखें और पशुवत आभा न होती तो उसके लिए यह बताना मुश्किल होता कि 40 की उम्र की वह परिपक्व सुंदरी एक इंसान नहीं बल्कि एक विकृत जानवर है। मेई लिन मुस्कुराए, और भले ही वह एक सामान्य मुस्कान थी जिसमें कोई अजीब इरादा नहीं था, लेकिन उसके आकर्षण का स्तर इतना अधिक था कि बाई जैमिन ने उसे अपने दिल में एक मोहक स्त्री कह दिया। सोचे तो तकनीकी रूप से हम दोनों उन दो बूढ़े आदमियों से पहले सहयोगी बन गए थे, लेकिन मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता, मेई लिन ने अचानक कहा। बाई जैमिन मेई लिन की सुंदरता से नहीं बल्कि इस बात से चकित था कि वह अपने लगभग 1 किलोमीटर लंबे और एक पूरी इमारत जितने मोटे विशाल शरीर को एक ऐसी आकृति में रूपांतरित करने में सक्षम थी जो 99% तक एक मानव स्त्री के समान थी।
इसके अलावा चूंकि यह पहली बार था जब उसने अन्य जातियों से संबंधित तृतीय क्रम के प्राणियों के साथ गठबंधन किया था, इसलिए उसका आश्चर्य और भी अधिक स्वाभाविक था। सौभाग्यवश वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मा का विकास करने वाला व्यक्ति था जिसने थोड़े समय में ही कई चीजों का अनुभव किया था। बाय ज़ैमिन, यही मेरा नाम है। बाय ज़ैमिन। मेई लिन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। वह उसके करीब आए और उसकी कमर ऐसे हिल रही थी मानो उसमें अभी भी पहले जैसी लचीलापन और फुर्तीली, सांप जैसी चाल हो। क्या ये नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है? उसने कुछ अनिश्चितता से पूछा और उसे घूरने लगी। बाय ज़ैमिन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने धीरे से कहा, इसलिए तुम्हारा नाम सुनकर मुझे पहले आश्चर्य हुआ था। इवेंटाइड वर्ल्ड में तुम पहले ऐसे प्राणी हो जिससे मैं मिला हूं, जिसका नाम मुझसे इतना अलग होते हुए भी इतना मिलता जुलता है। ठीक है चुड़ैल, लड़के को बहकाने की कोशिश मत करो और तमीज से पेश आओ, ज़िलुग ने अचानक कहा। मेई लिन ने उसे तिरछी नजर से देखा और उदासीनता से कहा, अपना मुंह बंद करो और मुझे आसान शिकार मत समझो। तुम्हें और क्या चाहिए, हरे रंग की चमड़ी वाले बूढ़े कुत्ते? राजा फिलिप और बाय ज़ैमिन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में असहायता को भांप लिया। मामला बिगड़ने से पहले ही राजा आगे बढ़ा और जल्दी से बोला, ठीक है, क्यों ना हम सब अभी मेरे महल में चले और वहां आराम से बातचीत करें। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इससे पहले कि और भी गठबंधन बन जाए। इस खजाने के लिए जो युद्ध छिड़ेगा उसके परिणाम के आधार पर कई जातियों का विनाश भी हो सकता है। अगर बहुत सारे जीव किसी महान खजाने के लिए आपस में लड़े तो वह युद्ध निश्चित रूप से बहुत खूनी होगा। इतना बड़ा खजाना किसी कमजोर जीव को भी अपने संगठन के भीतर अजेय बना सकता है या उसे आसानी से कई स्तरों को पार करने की क्षमता भी दे सकता है। स्थानिक भंडारण अंगूठी ने उसे बड़ी मात्रा में क्षमता प्रदान की। भले ही वह युद्ध के लिए बनी वस्तु नहीं थी, तो फिर एक लीजेंड ग्रेड की तलवार कितनी भयानक होगी। हालांकि उसे पहले से ही जवाब पता था, लेकिन बाय ज़ैमिन को आश्चर्य हुआ कि क्या इस बार राक्षस भी आगे आएंगे। अध्याय 840, उसे प्यार करने के उसके कारण। समय सचमुच बहुत तेजी से बीतता है और तीसरी प्रलय शुरू हुए देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। बीते 7 दिनों के दौरान सभी जातियों के बीच युद्ध लगातार बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि हर मानव शहर का बाहरी इलाका व्यावहारिक रूप से एक कत्लखाने में बदल गया और जंगल कसाईखाने बन गए जहाँ उत्परिवर्तित जानवर एक दूसरे से या अपने रास्ते में आने वाले अन्य दुश्मनों से लड़ते थे। सड़कों पर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को खून की गंध महसूस हो सकती थी, भले ही वे उन शहरों की दीवारों के पास न जाते हों जिनमें वे रहते थे। 3 दिन पहले एक ऐसी खबर फैली जिसने पूरी मानव जाति को झकझोर दिया। विश्व के पश्चिमी राज्यों में से एक सीरियन साम्राज्य, जिसका 6000 वर्षों से अधिक का लंबा इतिहास था, का पतन हो गया था। जब ये खबर फैली कि मानव जाति को सहारा देने वाले 49 राज्यों में से एक राज्य नष्ट हो गया है, तो प्रत्येक मनुष्य को ऐसा लगा मानो जिस जमीन पर वे खड़े हैं वह पहले से कहीं अधिक तेजी से हिल रही हो। ऐसी खबर पर विश्वास न कर पाने के कारण सीमावर्ती राज्यों के राजाओं ने दो जासूस भेजे, जिनकी शक्ति का स्तर 50 से भी अधिक था। हालांकि इन चारों राजाओं के लिए उस खबर ने दहशत पैदा कर दी जो ये जासूस 48 घंटे बाद उनके राज्यों में लेकर आए थे। सीरियन साम्राज्य के 5 शहर खून से लथपथ थे और 9 से अधिक छोटे कस्बे पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। कोई भी जीवित नहीं बचा था और अनगिनत मनुष्यों के सिर पेड़ों की शाखाओं पर लटके हुए थे। भय से भरी उनकी खुली आंखें उन निर्जीव खोपड़ियों पर हमेशा के लिए अंकित हो गई थीं। इतनी बड़ी घटना घटित होने पर अन्य राज्यों के लिए चुप रहना नामुमकिन था, खासकर ये देखते हुए कि जिसने भी ऐसा किया था वह कोई मूर्ख प्राणी तो नहीं था। प्रालान राज्य समेत सभी निकटतम राज्यों ने कम से कम एक 90वें स्तर से ऊपर के सेनापति को जांच के लिए भेजा ताकि वे अपराधी तक पहुंचने का कोई सुराग ढूंढ सकें। प्राचीन वन के मध्य में बूम 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 बूम, जैसे ही माना के बवंडर आकाश और पृथ्वी को जोड़ते हुए भयंकर रूप से घूमने लगे, जंगल के भीतर से आने वाले विस्फोटों के साथ साथ माना से भरे बादलों के बीच से लगातार बैंगनी बिजली की चमकती हुई आवाजें भी सुनाई देने लगीं। आपको प्रथम श्रेणी के 100 फुट लंबे रक्त चूसने वाले जीव के 46वें स्तर की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। आपको प्रथम श्रेणी के ज्वलंत बाज के 48वें स्तर की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। आपको प्रथम श्रेणी के विघटनकारी अम्लीय सांप के स्तर 49 की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। अपने आसपास के आखिरी दुश्मन को मारने के बाद बाय ज़ैमिन ने वह चाबुक वापस ले लिया जिसे वह पिछले 7 दिनों से हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, और अपने चारों ओर फैले खून से लथपथ दृश्य को देखकर वहां भरे बिना नहीं रह सका। मैंने सोचा था कि हथियार बदलने से मेरे हमले अधिक सटीक हो जाएंगे, लेकिन लगता है कि यह असंभव है।
बाई जैमिन ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए फर्स्ट ऑर्डर के सांप के सिर पर गहरा घाव किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि उसके अंदर कोई सोल स्टोन है या नहीं। छोटे भाई जैमिन, क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी? बंदर रेशमी कपड़े पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में वो बंदर ही रहेगा। लिलीत पेड़ की मोटी डाल पर बैठी, अपने छोटे छोटे पैरों को मासूमियत से आगे पीछे झुलाते हुए चारों ओर देखते हुए खिलखिला उठी। हाँ, मैंने भी यह कहावत सुनी है कि 100 साल की चुड़ैल चाहे कितनी भी विकसित हो जाए, अंत में वह एक बूढ़ी दादी ही रहेगी। बाई जैमिन ने पीछे मुड़े बिना बुदबुदाया। लिलित की बाईं पलक कई बार फड़क उठी, वह हमेशा उम्र का मुद्दा उठाता था, जो किसी न किसी तरह उसकी कमजोरी थी। लिलित ने शांत रहने की कोशिश करते हुए गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में? खैर, तुम तो किसी 100 साल की चुड़ैल को गले लगाना चाहते हो। अफसोस की बात है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। लिलीत की बातों से बाई जैमिन जरा भी विचलित नहीं हुआ, आखिरकार सच्चाई उसे बुरी नहीं लगती थी। छोटे गहरे हरे रंग के सोल स्टोन को साफ करते हुए उसने शांत भाव से कहा, छोटी लिलीत, क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी? बूढ़ी गाय जवान घास खाना चाहती है। ये काफी दिलचस्प है ना? उफ, इस बार लिलित की दाहिनी पलक भी बाईं पलक के साथ जोर से फड़कने लगी। अपने ही शुरू किए मजाक में उसे हरा न पाने से निराश होकर लिलित ने नाक सिकुड़ी और लापरवाही से कहा, तो फिर क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम बूढ़ी गाय को बूढ़े बैलों से मिलवा दें? मुझे यकीन है कि वहां कई बैल जरूर होंगे जो गाय को खाना चाहेंगे। बाई जैमिन की हरकतें एक पल के लिए रुक गईं और उनकी आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए और आत्मा पत्थर के किनारों पर चिपके मस्तिष्क संबंधी पदार्थ को पोंछना जारी रखा। लगता है शाही हरम रखने का विचार अब उतना बुरा नहीं लग रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इतनी स्पष्ट कि पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन सके। माँ ने कहा था कि उन्हें बहुत सारे पोते पोतियां चाहिए, मेरे बछड़ों के लिए हमें बहुत सारी गायों की जरूरत होगी। तुम? लिलित की आंखें चौड़ी हो गईं और बिना सोचे समझे वह पेड़ से कूदकर उसकी ओर दौड़ी और गुस्से से बोली, मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगी, बदतमीज बच्चे। मुझे छोड़ दो, मुझे काटना बंद करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरा सम्मान कैसे करना है और महिलाओं के बारे में सोचना कैसे बंद करना है। क्या ये सब तुमने ही शुरू नहीं किया था? मुझे काटना बंद करो, मैं तुमसे कह रहा हूं। अरे, तुम हमेशा मेरे नितंबों पर इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारते हो? मेरी त्वचा पर निशान पड़ जाएंगे, जाहिल। और तुम मुझे हमेशा क्यों काटते हो? मेरी माँ को स्काई डिस्ट्रॉयर पर ही इन काटने के निशानों के बारे में पता चल गया था। इसके अलावा मैं तुम्हारी त्वचा पर निशान जरूर लगा दूंगा ताकि कोई बूढ़ा बैल मेरी बूढ़ी गाय की तरफ देखने की हिम्मत न करे। अब तुम मुझे सिर्फ बूढ़ा ही नहीं कह रहे हो बल्कि मोटा भी कह रहे हो। बाय उपनाम वाली, ये औरत तुम्हारी खाल नोच डालेगी। कई मिनट तक दोनों के बीच एक घातक लड़ाई जैसी स्थिति बनी रही। थप्पड़ों की आवाज के बाद मादा की ओर से आश्चर्य भरी चीखें सुनाई दी, जबकि नर के गुर्राने की आवाज तेज होती गई क्योंकि मादा उसे काट रही थी। कई पेड़ चकनाचूर हो गए क्योंकि बाई जैमिन एक बेकाबू घोड़े की तरह भाग निकला, जो अपनी पीठ पर सवार लिलित से अलग होने की कोशिश कर रहा था, जिसने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर और अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे जकड़ रखा था। कई जंगली जानवर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से खून से लथपथ धुंध में तब्दील हो गए जब बाई जैमिन ने उन पर हमला किया, क्योंकि वह खुद को उस राक्षसी के डंक से मुक्त करने के असफल प्रयास में अनियंत्रित रूप से इधर उधर भाग रहा था। लगभग 20 मिनट बाद दर्जनों टूटे हुए पेड़ों से घिरे एक खुले मैदान के बीचों बीच दो बेजान शरीर जमीन पर पड़े हुए थे। लिलीत और बाई जैमिन ने हाथ पकड़े हुए अशांत आकाश की ओर देखा। उसकी गर्दन पर स्पष्ट काटने के निशान थे जिन्हें छुपाना असंभव था, जबकि लिलीत को अपने शरीर के निचले हिस्से में जलन महसूस हो रही थी, जिसके कारण वह कभी कभी थोड़ा सा मुंह बना लेती थी। एक अज्ञात समय के बाद, जिसके दौरान केवल 3 ही आवाजें सुनाई दे रही थी, जंगल के अंदर कुछ जीवों की दहाड़ या दूर से लगातार आ रहे विस्फोट और आकाश में बिजली की चमक, बाई जैमिन ने पहली बार अपना मुंह खोला। लिलित, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी चाबुक चलाने की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तुम्हारे असली प्रशिक्षण शुरू किए हुए 7 दिन हो गए हैं। हालांकि 7 दिन कम है, फिर भी तुमने चाबुक चलाना, काटना या घुमाना सीखने में प्रतिदिन 14 घंटे से अधिक समय बिताया है। उसने धीमी, मधुर आवाज में कहा। तुम्हारे सुपर वॉरियर कौशल की बदौलत तुम्हारी सीखने और अनुकूलन की गति वाकई अद्भुत है, लेकिन अगर हम इसमें तुम्हारी अतुलनीय प्रतिभा को भी जोड़ दें, तो नतीजा यह है कि तुमने मात्र 1 सप्ताह में शुरुआती स्तर हासिल कर लिया है। शुरुआती? बाई जैमिन ने भौहें चढ़ाते हुए दोहराया। इतना कम?
बाय जैमिन को लगता था कि वह इस समय चाबुक चलाने में काफी माहिर है, कम से कम इतना तो जरूर कि बिना किसी शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल किए भी वह 100वें स्तर के सोल रिवॉल्वर से आसानी से लड़ सकता है। हालांकि लिलिथ के शब्दों ने उसे यह साबित कर दिया कि वह गलत था। जैमिन, अगर सदियों से चाबुक चलाना सीखने वाले उन प्राणियों को तुम्हारी बातें पता चल जाएं, तो वे तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे। लिलिथ ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस हथियार का तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया उसमें एक हफ्ते में शुरुआती स्तर तक महारत हासिल करना पागलपन है। अगर तुम 1-2 साल और इसी तरह अभ्यास करो तो तुम चाबुक चलाना पूरी तरह सीख जाओगे, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल में तुम उन हमलों का इस्तेमाल कर पाओगे। बाय जैमिन ने धीरे से उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। उसने चुपचाप हल्के से गले लगाकर जवाब दिया, मानो अपने हाव भाव से उसे यह बताना चाहती हो कि वह उसके साथ है, भले ही वह उसके कार्यों और भाग्य में ज्यादा दखल नहीं दे सकती। लिलिथ को लगा कि वह जो कुछ भी अनुभव कर रही थी और वह खुद कितनी बदल गई थी, वह वास्तव में विडंबनापूर्ण था। वह बाय जैमिन की शक्ति का उपयोग करने के इरादे से पृथ्वी पर आई थी। उसने कभी भी उसके साथ या ग्रह पर किसी और के साथ रोमांटिक संबंध बनाने की योजना नहीं बनाई थी, और हालांकि लिलिथ ने बाय जैमिन को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसकी मदद के लिए कर्ज चुकाने के बाद वह जीवित रहे या मर जाए। हालांकि कुछ ही महीनों तक साथ रहने और दिन के 24 घंटों का हर पल एक साथ बिताने के बाद लिलिथ या ब्लडी सक्कुबस के नाम से जानी जाने वाली उच्च सत्ता के विचार और भावनाएं, जो सुंदरता के मामले में यूरियल को टक्कर देने में सक्षम एकमात्र महिला है, धीरे धीरे बदलने लगी बिना उसे एहसास हुए। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, लिलिथ को युद्ध में घायल होने पर दर्द महसूस होने लगा। जब भी उसे उच्च स्तर के आत्मा विकासकर्ता द्वारा मार गिराया जाता तो वह चिंतित होने लगी और अपने दिल में वह लगभग प्रार्थना करने लगी कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और लड़ना जारी रखे। अब लिलिथ को न केवल उस लक्ष्य की उतनी परवाह नहीं थी जिसका वह इतने वर्षों से पीछा कर रही थी, बल्कि किसी तरह यह उम्मीद भी कर रही थी कि वह उसकी मदद न करे, क्योंकि इस तरह बाय जैमिन को इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ना पड़ेगा। हालांकि लिलिथ जानती थी कि उसके बगल में बैठा छोटा लड़का किस तरह का आदमी है। बाय जैमिन निश्चित रूप से उसे सब कुछ बताने के लिए मजबूर करेगा ताकि जब वह काफी मजबूत हो जाए तो उसकी मदद कर सके। बाय जैमिन निश्चित रूप से खुश नहीं होगा अगर उसे पता चले कि जब तक वह अपना शुरू किया हुआ काम पूरा नहीं कर लेती तब तक वह कभी भी सचमुच खुश नहीं हो सकती। अगर कभी कोई लिलिथ से पूछे कि उसे बाय जैमिन से प्यार क्यों हुआ, तो उसे जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह उसकी दृढ़ता पर मोहित हो गई। हर बार जब उसे ऐसे घाव लगते थे जो सबसे अभिमानी उच्च अस्तित्व को भी पीड़ा से झुका देते थे, बाय जैमिन दांत पीसकर बहादुरी से लड़ता रहता था, भले ही वह जानता था कि बीतता हर पल उसकी हालत को और खराब कर रहा है और उसके जीवित रहने की संभावना कम कर रहा है। वह उसकी दयालुता और दृढ़ निश्चय पर मोहित हो गई। बाय जैमिन उतना क्रूर नहीं था जितना कि कई लोग उसे समझते थे। लिलिथ उसके जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षण में मौजूद रही थी, इसलिए वह जानती थी कि उस उदासीन और ठंडे बाहरी रूप के भीतर एक बहुत ही कोमल व्यक्ति छिपा हुआ था, जिसने जीवन की मजबूरी के कारण खुद को सबसे अलग कर लिया था। बाय जैमिन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनगिनत नेक लोगों की मदद की थी, लेकिन फिर भी वह जानता था कि उसे अपने निर्णयों में कब दृढ़ रहना है, भले ही वह जानता था कि परिणाम सर्वोत्तम होने के बावजूद भी उसे संतुष्ट नहीं करेगा। वह उसके मूल्यों से प्रभावित हो गई। आजकल और विकसित प्राणियों के लिए शब्द उस शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान थे जो सर्वत्र पाई जाती थी। लिलिथ अनगिनत प्राणियों को जानती थी, यहाँ तक कि उन तथाकथित देवदूतों को भी जिन्हें अनेक प्राणी धर्मी और निर्मल मानकर पूजते थे, लेकिन उसके लिए उनमें से एक भी ऐसा प्राणी ढूंढना मुश्किल था जिसने कभी अपना वचन न तोड़ा हो। हालांकि कम से कम उसके विकास पथ की शुरुआत से लेकर अब तक लिलिथ को ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला था जिसमें बाय जैमिन ने अपना वचन न निभाया हो, चाहे उसे निभाना कितना भी कठिन क्यों न हो। उसके पास उससे प्यार करने के इतने सारे कारण बताने को थे कि अगर लिलिथ का जीवन बाय जैमिन को बहुत पसंद आने वाले हल्के उपन्यास की तरह होता तो शायद इसमें एक पूरा अध्याय लग जाता और लेखक को निश्चित रूप से पाठकों द्वारा शाप दिया जाता। कई मिनट की चुप्पी के बाद बाय जैमिन ने कहा, चलो किले में वापस चलते हैं। लिलिथ ने एक छोटी पत्नी की तरह आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और जंगल से बाहर दक्षिण दिशा में उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब बाय जैमिन महल में पहुंचे तो उन्हें तुरंत लाल बालों वाली एक सुंदर युवती ने रोक लिया। हे स्वामी जैमिन, महामहिम फिलिप ने आपसे अनुरोध किया है कि जब आप महल लौटे तो वे आपको सूचित करें कि वे सिंहासन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे होंगे। वैसे ये तो बस एक निजी विचार है, लेकिन महामहिम के क्रोधित चेहरे को देखकर लगता है कि यह कोई अत्यावश्यक बात है। युवा दासी ने प्रशंसा भरी निगाहों से बाय जैमिन को देखते हुए कहा।
बाई जैमिन के कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। कुख्यात शैडो किलर का अंत करने के बाद वह एक गुमनाम शख्स से एक जीवित किंवदंती बन गया था और कई नागरिकों की नज़र में राज्य के लिए उसका महत्व स्वयं राजा से भी अधिक था, जिससे बाई जैमिन गेल्स के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बन गया था। जैसे पुरुष सुंदरियों की तलाश करते हैं, वैसे ही सुंदरियां नायकों की तलाश करती हैं, और बाई जैमिन न केवल एक आकर्षक युवक था, बल्कि उसके पास इतनी शक्ति भी थी कि वह अपनी चुनी हुई साथी बनने वाली किसी भी महिला को सुरक्षित और सुखमय जीवन की गारंटी दे सके। इसलिए राज्य और दुनिया भर में ऐसी महिलाओं की संख्या कम नहीं थी जो किसी भी कीमत पर उसका दिल जीतने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थीं। बाई जैमिन ने सिर हिलाकर उस युवती को धन्यवाद दिया और सीधे सिंहासन कक्ष की ओर चल पड़ा। अब वह विशाल महल की संरचना से इतना परिचित हो चुका था कि उसे रास्ता भटकने का डर नहीं था।